लोग ना मैं बड़ा सुनता हूँ कि ईडी पीछे पड़ी तो अब आ गया डेड एंड। ईडी से इसलिए घबराते हैं कि अभी तक मैं रिसर्च अपनी इंटरनेट पे देख के आया, बट उसमें ऐसा मैंने लास्ट 5 ईयर का देखा है कि कन्विक्शन रेट है वो तो बहुत कम है फिर भी। सो कन्विक्शन रेट की डेफिनेशन है कितने केस डिसाइड हुए और उसमें से कितने केसेस एक्विटल हुए, कितने केसेस कन्विक्शन हुए। तो ईडी का जो ग्राफ है, अगर हम इस डेफिनेशन को देखें जो हर जगह लगती है, पुलिस में भी यही लगती है, तो करीब मोर देन एक शिवसेना के एमपी थे संजय रौत, एक लेटर लिखा था, ईडी ने फ्रेम किया है और 28 अदर मेंबर्स को फ्रेम किया है, बोला कि आपको पीएमएलए केस में फंसा देंगे अगर आपने हमारी बात नहीं मानी। उन्होंने बोला कि ये सब इसलिए किया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे साहब की सरकार गिराई जा रही है। जब भी कोई पॉलिटिशियन पकड़ा जाता है किसी केस में, वो यही कहता है कि मुझे सच्चाई तो है। तो आपका एक बुक भी लिखी है आपने, टॉपिक ऐसा नहीं हो सकता उस बारे में ना बात कर, बिकॉज काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक पे रहा हुआ है बाटला हाउस। एक्चुअली केस में वहाँ हुआ क्या? कि जब हमारी टीम वहाँ गई तो फर्स्ट टीम थी, उसमें 7 लोग थे। तो ये टीम प्लेन क्लॉथ में थी। तो पहले एक आदमी ऊपर गया इसमें, वो वहाँ गया तो उसे अंदर से आवाज़ें आई, तो ही वॉज कन्फर्म कि अंदर कोई ना कोई है। इन्होंने नॉक किया, कहा भी पुलिस ने खोलो। उन्होंने दरवाज़ा खोल के भागने की कोशिश की, जिसमें से 2 आदमी। गूगल पे कोई चीज़ डालोगे या ईडी के बारे में कुछ डालोगे तो सबका ओपिनियन घूम फिर के ऐसे आता है कि ईडी ऑलवेज फेवर द करंट गवर्नमेंट। कुछ लोग हैं क्विड प्रो क्यो। सर कैसे, सबसे पहले ना ये तो सब पूछते रहते हैं कि ये केस कैसे हो, केस कैसे हुआ। मुझे ये जानना है कि कैसे आपकी जर्नी शुरू हुई, बचपन से कैसे आपने सर्विस में आने की सोची और कैसे वो सारा सीक्वेंस शुरू हुआ? सी बचपन में मैं बेसिकली एक किसान परिवार से हूँ। फादर फार्मर थे और तो ये था कि स्कूल चले गए, पढ़ लिए, उसके आगे सोचा नहीं क्या करना है। 9th में साइंस ले ली, तो ये था कि भाई फादर का था कि डॉक्टर बनना है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट एनालिटिकल उसमें अप्रोच में ज़्यादा था। पहले से था। मुझे लगता था कि बायोलॉजी रेक्टिफिकेशन है। मतलब एक कॉन्सेप्ट होता है उस समय, जिस समय आप पढ़ रहे हैं। बट तो मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में। जो है उस समय मेरिट पे होता था, आपके 11th में कितने मार्क्स आए हैं उसके बेस पे। जब इंजीनियरिंग कर रहे थे तब भी नहीं सोचा आगे क्या करना है। कई लोगों ने कहा सिविल सर्विसेज के लिए, तो मैंने कहा नहीं है, सिविल सर्विसेज नहीं जाना है मुझे। थॉट ही नहीं था। यस। देन जब मैं फाइनल ईयर में आया तो मेरा एक बहुत क्लोज फ्रेंड था, उसने कहा कंप्यूटर साइंस आ रही है, तुम कंप्यूटर साइंस में ट्राई करो। तो मैंने दिल्ली आईआईटी और कानपुर आईआईटी, 2 ही जगह एमटेक थी कंप्यूटर साइंस में। ये एक्चुअली डिसिप्लिन शुरू ही नहीं हुआ था मेरे को। तो आई गॉट एडमिशन इन बोथ, बट दिल्ली आईआईटी में टेक्नोलॉजी थी, वहाँ पर कंप्यूटर साइंस थी, सो आई टुक एडमिशन इन आईआईटी कानपुर। एमटेक कर लिया, जॉब भी लग गया बेसिकली। उस समय कॉन्सेप्ट था विदेश नहीं जाना। हमारी क्लास में 11 लोग थे जो कंप्यूटर साइंस कर रहे थे। आज की डेट में भी वो 10 उसमें से विदेश में हैं। मैं अकेला नहीं गया विदेश में आगे पढ़ने के लिए। तो मैंने TIFR जो है उसमें PhD के लिए अप्लाई कर दिया, लेकिन उसी समय मैं बीमार पड़ गया एंड ऑलमोस्ट 2 इयर्स मैं ऑन एंड ऑफ हॉस्पिटल में रहा, 81 टू ऑलमोस्ट 83। इस दौरान मैं रिलीजियस बुक्स पढ़ता था, कुछ डिटेक्टिव नॉवेल्स पढ़ता था। जब मैं रिकवर होने लगा तो अगेन मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया, बट हमारी कंट्री में कि आपका अगर गैप है तो जॉब मिलने में दिक्कत होती है। तो कुछ लोग हमारे सिविल सर्विसेज दे रहे थे, मोहल्ले के लोग, तो मैंने भी अप्लाई कर दिया। तो यहाँ से सिविल सर्विसेज का एक थॉट प्रोसेस शुरू हुआ। तो इससे पहले आई वाज अगेंस्ट कि सिविल सर्विसेज ज्वाइन ही नहीं करना है। तो फर्स्ट टाइम दिया, फर्स्ट टाइम मेरा IPS में आ गया। तो उसको देखा कि फादर खुश हैं कि भाई ये गवर्नमेंट सर्विस में आ गया, तो आई जॉइंड इट। तो दैट्स हाउ आई केम टू द गवर्नमेंट सर्विस और फुली सर्विस। सर देखो, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम अ किसान फैमिली, डू यू बिलीव इन डेस्टिनी? सी इट इंडिकेट्स, अगर आप ये देखें, आई बिलीव बोथ, बिकॉज डेस्टिनी जो है वो कर्मों से बनती है। कर्म इस जन्म के भी और कर्म पूर्व जन्म के मानते हैं आप भी, इस बात को? जो हमारी थ्योरीज में है। तो दोनों कंबाइन करके आपको आगे ले जाती हैं। तो एक डेस्टिनी है और एक आपके कर्म है कि आप वर्क भी कर रहे हैं, तो दोनों चीज़ मिलकर आपको कहीं ना कहीं ले जाती हैं। तो अगर मैं देखूं कि
एक आपको इंसिडेंट बताता हूँ। मेरे फिजिक्स में दिल्ली बोर्ड में स्कूल में हाईएस्ट मार्क्स थे। तो मैं सेंट स्टीफेंस की लाइन में खड़ा था फिजिक्स ऑनर्स में एडमिशन लेने के लिए। तो सम सीनियर्स वर आस्किंग तुम्हारे कितने नंबर हैं, तुम्हारे कितने नंबर हैं? तो मैंने आई टोल्ड कि मेरे इतने मार्क्स हैं। तो उसने यहाँ क्या कर रहे हो? इंजीनियरिंग करो तुम। तो कहने लगे दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कश्मीरी गेट पे आज लास्ट डेट है, जाके फॉर्म भर दो। लास्ट डेट है। लास्ट डेट है। नाउ दिस इज अ डेस्टिनी। तो कि आप इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया आपने बिकॉज समबडी गाइडेड यू देयर व्हाइल यू आप फिजिक्स ऑनर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हो, लेकिन आप इंजीनियरिंग में आ गए। फादर मेडिकल चाहते थे लेकिन आप दूसरी तरफ चले गए। देन सर्विस में जो मैं सिविल सर्विस में इट इज जस्ट ए स्ट्रोक ऑफ डेस्टिनी आई शुड से, जिसको सोचा ही नहीं, जिसको मैं अपोज करता था कि भाई नहीं जाना है मुझे, मुझे अपनी रिसर्च करनी है, पीएचडी करनी है, मुझे पढ़ाना है, लेकिन आप दूसरी जगह आ गए। एक पहले ही रोल आपका आईपीएस का था, तो मतलब एक मैं ना किसी से डिस्कशन कर रहा था, मतलब वो आईपीएस ऑफिसर ही, उनका डिस्कशन चल रहा था सर कि इंडिया में ना वेस्टेज ऑफ मैन पावर बहुत है। पुलिस अपना काम ढंग से करना चाहती है, कोशिश भी करना चाहती है, बट जब आप हमेशा उनकी मैन पावर को छीनते रहोगे, कभी इतने सारे तो त्यौहार हैं हमारे कंट्री में, हर समय पुलिस की रिक्वायरमेंट अगर मांगते रहोगे तो उनका अपना असली काम वो कब करेगी? ये जो पुलिस स्टेशन में जो वर्क है वो 3 तरह का वर्क है। एक इन्वेस्टिगेशन, एक प्रिवेंशन ऑफ क्राइम और तीसरा जो है लॉ एंड ऑर्डर मैनेजमेंट। नाउ लॉ एंड ऑर्डर कब आ जाए किसी को नहीं मालूम। एक तो वो है कहीं झगड़ा हो गया ऑफिसर चलेगा, बिल्कुल। तो पुलिस दैट को इज अ जाना पार्ट ऑफ पड़ा, वर्क। पार्ट ऑफ वर्क। टोटल मैन पावर जो है हर पुलिस स्टेशन में कम है। दिल्ली में अगर देखें हर पुलिस स्टेशन में करीब 100 की मैन पावर है, काफ़ी सारे केसेस हैं। अब आप लॉ एंड ऑर्डर मैनेजमेंट करें या केस को देखें, तो एक कॉन्सेप्ट है सेग्रीगेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज़ और इन्वेस्टिगेशन ड्यूटीज़। क्योंकि आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं किसी केस का और आपको लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी में इमीडिएटली चलेंगे, तो आपका जो थॉट प्रोसेस है वो चेंज हो जाता है। वो ब्रेक हो जाता है। आपको कहीं जाना, आपने प्लान कर रखा मुझे इस आदमी को इस समय इंटरोगेट करना है, आपने 2:30 बजे उसको बुला लिया। अब वो आदमी आपको 2 बजे भेज दिया गया लॉ एंड ऑर्डर में, आप लॉ एंड ऑर्डर से 7 बजे वापस आए, वो आदमी आपको बैठा हुआ का हो रहा होगा मुझे बुला लिया, कोई मतलब नहीं है। तो एक मैनेज नहीं कर सकता इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। दूसरा एक आपको एक और फैक्ट्स बताता हूँ कि अ, दिल्ली पुलिस की खौसला कमेटी की एक रिपोर्ट है जिसके हिसाब से कितनी मैन पावर थानों में होनी चाहिए वो डिसाइड होती है। तो उस कमेटी के हिसाब से जो थानों में मैन पावर है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स की, कि एक साल में 75 केसेस एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए एक आयोग के पास। एक आईओ के पास। उस बेस से नॉर्म्स हैं वो। वाइल अगर हम सेंट्रल एजेंसीज के पास जाए इन्वेस्टिगेशन की, उनकी नॉर्म्स हैं 2 केसेस, 1.59 केसेस। तो आप एक जगह आप ज़्यादा टाइम डिवोट कर सकते हो। जब ज़्यादा टाइम डिवोट कर सकते हो इन्वेस्टिगेशन में, तो क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन इम्प्रूव्स। सो पुलिस स्टेशन में एक ही प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम है कि ये मैन पावर जो है, कई बार घर जाने के लिए तैयार है। सपोज सवेरे ड्यूटी पाया 8 बजे, शाम को 8 बजे वो रेडी है घर जाने के लिए, ऑल ऑफ ए सडन एक कॉल आता है। कॉल आ गया कि फलानी जगह एक मर्डर हो गया सपोज, या फलानी जगह एक राइट हो गया। अब आप घर नहीं जा सकते। हो सकता है आपको 12 बज जाए, हो सकता है आप जा ही ना पाएँ उस दिन, नेक्स्ट डे की फिर ड्यूटी पे आप लग जाएँ। तो उससे क्या होता है कि जो जब आदमी फैमिली में जाता है, तो उस पे एक सॉफ्टनेस आ जाती है। आपके परिवार से मिलेगा, बच्चों के साथ बैठेगा। अब वो 3-3 दिन, 4-4 दिन अपनी फैमिली से नहीं मिलेगा, एक हार्डन्ड एटीट्यूड हो जाता है। तो एक उसका नुकसान होता है। एक अगर आप जब कंटिन्यूअस वर्क करते हो, तो आपकी एफिशिएंसी भी डाउन हो जाती है ओवरऑल। तो उस वजह से आप कह सकते हो कि अ, पुलिस जो है, अच्छा दूसरे पुलिस बहुत से दूसरे कामों में लॉ एंड ऑर्डर में है, सिक्योरिटी में है, वो उसमें आपने भी टॉम लेकिन हैरी वाली बात जो बोली थी, या दैट वाज। तो वहाँ भी लगी रहती है पुलिस। तो उस वजह से जो असली काम है वहाँ पर मैन पावर की शॉर्टेज होती है एंड गवर्नमेंट इतने लोग डिप्लॉय भी नहीं कर सकती। मे बी उसके लिए बजट की भी ज़रूरत है। तो वहाँ पर एक पुलिस के लिए प्रॉब्लम। बट डिप्लॉय तो शो ऑफ के लिए तो करती है।
आप किसी की सिक्योरिटी में डाल देते हैं किसी को, मतलब वो काम बहुत एफिशिएंटली और जगह कर सकता है। या दैट इज़ ट्रू कि अभी गवर्नमेंट ने पीछे रिव्यू भी किया है, सिक्योरिटी लोगों की विथड्रॉ भी की है बहुत से लोगों की। कुछ लोग स्टेटस सिंबल के तौर पर भी ये कोशिश करते हैं कि उनको किसी तरह से सिक्योरिटी मिल जाए। अब कई बार वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, कई बार वो सक्सेसफुल नहीं होते। तो आई रिमेंबर देयर वाज़ अ पर्सन, मैं जब स्पेशल सेल में था तो स्पेशल सेल रिकमेंड करती है दिल्ली पुलिस में कि इस आदमी को क्या थ्रेट है। ओके। तो उसको कोई हमें थ्रेट नज़र नहीं आया, तो हमने लिखा कि भाई उसको कोई थ्रेट नहीं है। तो मेरे पास आया, कहता जी आपने जो है मुझे रिकमेंड नहीं किया, देखना मैं सिक्योरिटी तो ले ही लूँगा। एंड ही गॉट द सिक्योरिटी। ही गॉट अ थ्रेट assessment from some other agency, not intelligence bureau, some थर्ड एजेंसी जिसने कहा कि हमने किसी को इंटरोगेट किया और इसका नाम उसमें आया। तो सम टाइम लोग मैनेज भी कर लेते हैं, वो एक गलत है। बट अगर गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हो, जो कि मैंने देखा है रिसेंट पास्ट में स्ट्रिक्ट है इस चीज़ों में, तो इस तरह की वेस्टेज ऑफ मैन पावर बच सकती है। एक एक सर, आपने वो फैमिली वाली बात की ना, जैसे आपने बोला ये तो फॉर्च्यूनेट इनफ कि आपकी फैमिली समझती थी, बट हर किसी पुलिसिंग करते हुए इंसान की फैमिली समझे, जैसे उसका अपना खुद का पर्सनल टाइम भी होता है। तो सर्विस में ना वो डिसबैलेंस, एक फैमिली लाइफ और अपनी खुद की सर्विस लाइफ में ना बड़ा डिसबैलेंस आ जाता है। सी पुलिस में जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टॉर्टेड होता है, पर्टिकुलरली पुलिस में, बिकॉज और जॉब्स में तो जनरली आपका फिक्स टाइमिंग है, बढ़िया है। और कभी कभी आपको हो सकता है ज़्यादा बैठना पड़े, बट पुलिस में कोई सर्टेनिटी नहीं है। फॉर एग्जांपल किसी के बच्चे का बर्थडे है एंड उसको वो बर्थडे ज्वाइन करना, अटेंड करना है। वो 7 बजे उसने प्लान किया था कि भाई 7 बजे मेरी ड्यूटी ऑफ होगी, मैं बर्थडे पे जाऊँगा, चला जाऊँगा। 7 बजे एक राइट हो गया, नो ही कैन नॉट गो, कंपल्शन है ड्यूटी का। तो क्या फैमिली उसको समझेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। या नहीं समझेगी। और उससे एक फैमिली में भी कई बार रिफ्ट पड़ जाता है। तो पुलिस के लिए, पुलिस ऑफिसर्स के लिए, चाहे किसी भी रैंक के हों, उनको वर्क लाइफ बैलेंस की एक समस्या है, और मे बी बहुत से जो पुलिसमैन हैं उनको फिर मेडिटेशन की ज़रूरत है, साइकोलॉजिकल एड की ज़रूरत हो सकती है, तो वो भी एक ज़रूरी है। एक पर्सनैलिटी हार्डनेस आती है, मतलब मैंने जितने भी पुलिस वालों से मेरी मुलाकात हुई है, मतलब मैं बताता हूँ, उनकी एक पर्सनैलिटी में ना विद टाइम एक हार्डनेस आ ही जाती है। हाँ, वो हार्डनेस का वो है, रीज़न है ना कि आप फैमिली के साथ टाइम डिवोट नहीं कर पाते, और जो फैमिली के साथ टाइम डिवोट करते हो, आप अपने बच्चों को देखते हो, फैमिली को देखते हो, तो आपको लगता है दूसरों लोगों की भी फैमिली लाइफ है, तो आप यू शुड बिहेव प्रॉपर्ली। जब आपकी फैमिली लाइफ नहीं है, तो तो आपका माइंडसेट वो आपका भी माइंडसेट थोड़ा-सा रफ हो जाता है। सर आप ईडी चीफ भी रहे लोग ना, मैं बड़ा सुनता हूँ कि अरे ईडी पीछे पड़ गया, अरे ईडी पीछे पड़ गया, मैं सुनता ही था ऐसे करके। वो इतनी घबराहट क्यों होती है कि ईडी पीछे पड़ी तो अब आ गया डेड एंड। देखिए, अगर क्रिमिनल केसेस को देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक फ्रॉड हुआ, लेट्स से 500 करोड़ का फ्रॉड हुआ, जब पुलिस को पावर जो है इन्वेस्टिगेशन की, वो है कि भई इसने क्राइम किया, उस क्राइम के एविडेंसेस क्या हैं? उस पैसे का उसने क्या किया? ये काम एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का है। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एक तो उनकी प्रॉपर्टी अटैच कर लेता है। तो कि जिस आदमी ने क्राइम ही प्रॉपर्टी कमाने के लिए किया है, अगर उसकी प्रॉपर्टी अटैच हो गई, तो उसको अपने क्राइम का फ़ायदा नहीं मिला। तो एक तो ये होगा कि जो प्रॉपर्टी अटैच होगी, ये नुकसान हो गया। दूसरा, जो अरेस्ट है ईडी में, उसकी बेल के लिए ट्विन कंडीशंस हैं कि एक तो वो मौका देंगे जज बेल देने से पहले प्रोसिक्यूशन को टू डिफेंड इटसेल्फ। सेकेंडली, मजिस्ट्रेट बेल तब तक नहीं देगा जब तक वो सेटिस्फाई नहीं है कि केस ही नहीं बनता। अच्छा। तो जनरली बेल होना बड़ा मुश्किल है। तो लोग ईडी से इसलिए घबराते हैं कि बेल डिफ़िकल्ट है, और सेकेंडली जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है वो भी गया। तो सर फिर मैं ना एक, अगर मैं अभी तक मैं रिसर्च अपनी इंटरनेट पे देख के आया, बट उसमें ऐसा मैंने लास्ट 5 ईयर का देखा है कि जो कन्विक्शन रेट है
वो तो बहुत कम है फिर भी। अगर ऐसा है तो कि 911 शायद 911 केसेस हैं जो रिपोर्ट हुए थे, और आई थिंक 42 केसेस हैं 5 साल के अंदर जो सी कन्विक्शन रेट किसको कहते हैं, वो हमें समझना ज़रूरी है। ओके। सी कितने केसेस इन्वेस्टिगेट किए, कितने केसेस कोर्ट में भेजे, उसमें से कितने केसेस का जजमेंट हुआ, ये कई 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 चीज़ें हैं। सो कन्विक्शन रेट की डेफिनेशन है कितने केस डिसाइड हुए, ओके। और उसमें से कितने केसेस एक्विटल हुए, कितने केसेस कन्विक्शन हुए। तो फिर भी ग्राफ बहुत कम नहीं है सर? मैं बता रहा हाँ, हूँ। हाँ। तो ईडी का जो ग्राफ है, अगर हम इस डेफिनेशन को देखें जो हर जगह लगती है, पुलिस में भी यही लगती है, तो करीब मोर देन 80% कन्विक्शन रेट है। अब लोग क्या कर रहे हैं कि कितने केसेस ईडी ने कोर्ट में भेजे और कितने केस कन्विक्शन हुए। नाउ सपोज कर लो ईडी ने 1000 केसेस भेजे, उसमें से केस ही डिसाइडेड 10 हुए, ओके। और उस 10 में से सपोज 8 केसेस कन्विक्शन हुआ, 2 में एक्विटल हुआ, तो किसको आप कन्विक्शन रेट बोलोगे? 8/1000 और 8/10? तो जो आपने फिगर लाया है, जो बहुत से लोग कोट करते हैं, हाँ, करते हैं, हाँ। वो 8/1000 वाली कर, करेक्ट। बट 990 केस तो डिसाइड ही नहीं हुए। जब वो डिसाइड ही नहीं हुए तो आप कन्विक्शन रेट कैसे कह सकते हो? बट वो छाप देते हैं वैसे। बट उसको उसी को लेके घूमते रहते हैं कि भाई ईडी की कन्विक्शन रेट बहुत कम है। बिल्कुल गलत असेसमेंट है उनका। इट इज़ अ डिले इन ट्रायल। नाउ डिले इन ट्रायल जो हुआ आपका, मान लो आपने आज केस भेजा, अब 10 साल बाद वो डिसाइड हो रहा है, तो इसमें ईडी की तो कोई गलती नहीं है कि 10 साल बाद डिसाइड हो रहा है। और उसको आप उसके अगेंस्ट यूज़ कर रहे हो कि भई ये तो केस को हमने मान लिया कि इट इज़ अ डिसाइडेड केस और इसमें एक्विटल हो गया। उस केस में एक्विटल तो नहीं हुआ ना 990 केसेस में। सेम ऐसा ही ना एक और क्वेश्चन है, मतलब अब जैसे आप कहीं गूगल पे कोई चीज़ डालोगे या ईडी के बारे में कुछ डालोगे, तो सबका ओपिनियन घूम फिर के ऐसे आता है कि ईडी ऑलवेज फेवर द करंट गवर्नमेंट। सब जगह मैंने मोस्टली यही देखा ऐसा। ये ओपिनियन लोगों का हो सकता है, बट जिन लोगों को भी ईडी ने इन्वेस्टिगेट किया है, क्या उन लोगों ने क्राइम नहीं किया? दैट्स द क्वेश्चन। अब वो किस गवर्नमेंट के थे, किस गवर्नमेंट के नहीं थे, वो डिफ़िकल्ट है कहना। बट अगर हम ये कहें कि एक इनोसेंट आदमी को ईडी ने फँसा दिया, देन देयर इज़ अ क्वेश्चन। तो दे शुड टॉक कि भई ये आदमी इनोसेंट था, इसको ईडी ने फँसा दिया। अब एक आदमी ने क्राइम किया है, अब वो गवर्नमेंट का भी हो सकता है, वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट का भी हो सकता है। सर्टेनली उस पे केस होगा, आज नहीं तो कल होगा। तो इसलिए ये कहना कि एक पर्टिकुलर उसको फ़ेवर कर रहे हैं, ये मतलब बहुत ज़्यादा उचित थिन नहीं लाइन है। कह सकते हैं इसे आप। हाँ, क्योंकि सर्टेनली उन लोगों ने क्राइम तो किया है, करेक्ट। और क्राइम किया तो उन पे केस है। पकड़े बाद में गए बने। हाँ, पकड़े एक बाद ऐसे ही गए। इधर एक केस है, शारदा ग्रुप के जो ओनर थे सुदीप्तो सेन, उन्होंने बोला था कि उन्हें ब्राइब किया है सीएम ऑफ कहाँ के सीएम थे उस समय, वो असम के सीएम थे, उनका नाम था हिमंता बिस्वा। तो उन्होंने उनको एलिगेशन लगाया था। बट क्या उसमें काफ़ी लीडर्स को, तो उस समय वो शायद कांग्रेस में थे या टीम किस में थे, तो काफ़ी लीडर्स को समन किया गया, बट उनको समन नहीं किया गया। बट बाद में उन्हें बीजेपी जॉइन कर लिया। तो बोलते हैं कि जो पावरफुल जो सरकार होती है वो हमेशा कोशिश ऐसे करती है कि वो अपने फेवर में चीज़ें लेके आएँ। देखिए क्रिमिनल जो है, वो किसी का भी नाम ले दे। अब इस नाम में एविडेंस भी होने चाहिए। अगर एविडेंस ही नहीं है, तो आप बुला के क्या करोगे? उसने कहा सपोज़ कर लो राम कुमार ने मेरे को मैंने पैसे दे दिए। भई आप पहले एविडेंस तो दो राम कुमार को आपने पैसे दिए। ओके। अब आप किसी का भी नाम ले दो, और बहुत से क्रिमिनल करते हैं ये चीज़। वो किसी को फँसवाने के लिए नाम ले देते हैं। बट सर पावरफुल आदमी अपने एविडेंस में मिटा सकता है। नहीं, क्वेश्चन है कि ये आदमी बताएगा ना मैंने कैसे पैसे दिए, कहाँ पैसे दिए, किस जगह पैसे दिए। मेरली कहना कि मैंने उसको ब्राइब कर दिया हैज़ नो मीनिंग। आपने ब्राइब जब किया होगा तो किसी मेथड से किया होगा। चाहे आपने कैश में पैसे दिए, कहीं जाके दिए होंगे, तो आप बताओ कि हमने किस जगह पैसे दिए। मेरली सेइंग कि भई मैंने उसको पैसे दे दिए, कोई उसका मीनिंग ही नहीं है। सुलिप्तो सेन को मैंने खुद इंटरोगेट किया था। अच्छा, ओके। और बहुत सी चीज़ें उसने हवाई भी बताई थी, ओके। और उस एविडेंस को फ़ॉलो करना, एविडेंस जो नहीं है उसको आप कैसे फ़ॉलो करोगे? जो एविडेंस है उसको आप फ़ॉलो करोगे। जिसके खिलाफ एविडेंस था उसको इंटरोगेट किया गया, जिसके खिलाफ एविडेंस नहीं था उसको इंटरोगेट नहीं किया जा सकता। तो एक ये कहना बड़ा मुश्किल है कि अगर किसी का नाम ले दिया तो वो आदमी इन्वॉल्व ही है।
बट सर ऐसा क्यों है कि उसके बाद उन्होंने सीएम साहब ने सीधे कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर ली? ये तो देखो पॉलिटिकल ये वो हैं लोगों के, कौन किस पार्टी को ज्वाइन करता है, हाँ, कौन किस पार्टी में रहता है, लेकिन दी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का काम तो इन्वेस्टिगेशन करना है। बट मुझे आपकी वो बात बिल्कुल सही लगी कि अ, अगर उसको इन्वेस्टिगेट किया है तो उसने क्राइम तो किया होगा, आज नहीं किया होगा तो पहले किया होगा, तो हमने किसी गलत आदमी को तो कभी नहीं पकड़ा। एक सर सिमिलर ऐसे ही केस है, एक शिवसेना के एमपी थे संजय रॉथ। उन्होंने एक लेटर लिखा था आई थिंक राज्यसभा के चीफ को, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उन्होंने ये लिखा था कि भाई मुझे ईडी ने फ्रेम किया है और 28 अदर मेंबर्स को फ्रेम किया है, बोला कि आपको पीएमएलए केस में फंसा देंगे अगर आपने हमारी बात नहीं मानी। मैं उस समय नहीं था तो नहीं, मैं जस्ट आपको केस बता रहा नहीं हूँ। नहीं कमेंट नहीं कर हाँ हाँ पाऊंगा। बिल्कुल, मैं वो केस बता रहा हूँ। तो वो सब उन्होंने बोला कि ये सब इसलिए किया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे साहब की सरकार गिराई जा रही है। कहना मुश्किल है क्या सच है क्या नहीं, क्योंकि अगर आप उस उस समय एजेंसी में नहीं है तो आपको नहीं पता क्या हो रहा है। कई बार लोग झूठे एलिगेशंस भी लगाते हैं कि अपने को बचाने के लिए। जब भी कोई पॉलिटिशियन पकड़ा जाता है किसी केस में, वो यही कहता है कि मुझे पॉलिटिकली फंसाया गया है। अब सच्चाई तो एविडेंस ही है। अगर वो एविडेंस है तो सत्य है, एविडेंस नहीं है तो असत्य है। बट सर क्या क्या मतलब जस्ट थॉट प्रोसेस के लिए जान रहा हूँ, क्या ऐसा होता है कि जो रूलिंग पार्टी होती है वो ईडी से फेवर करता है? सी ये कहना बड़ा मुश्किल है, डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। कुछ लोग हैं क्विड प्रो क्वो, उनका भी है कि भी मुझे पोस्टिंग मिल जाएगी, मैं ये कर दूंगा, बट नॉट नेसेसरली, नॉट ऑलवेज। नॉट ऑलवेज, नॉट नेसेसरली। तो बहुत से एलिगेशंस तो बिना बात के लगते हैं, क्योंकि आपके पास एक वे आउट है। भाई मुझे तो पॉलिटिकली इन्वॉल्व कर दिया गया है, क्योंकि मैं ये नहीं कर रहा इसलिए मुझे इन्वॉल्व कर दिया गया है। दिस इज ए एस्केप रूट टू टेल द पीपल कि भाई देयर इज एवरीथिंग इज हैंकी डोरी। सो ये तो एविडेंस एंड कोर्ट ही बताएगा कि सच्चाई क्या है उसमें। मतलब वो आपका कहना है कि जो आउटसाइड ओपिनियन जो फॉर्म कर लेते हैं लोग, वो वेस्टेज ऑफ टाइम, ये लोग अपना ओपिनियन बिना मतलब फ्रेम करते हैं, until unless they know the full केस। सर आपने वो केस भी हैंडल किया, राजन तिवारी का केस हैंडल किया, मैं चाहता हूँ बड़ा ब्रीफली आप। See, it was interesting case in the sense that I think 99 के आसपास की बात है। तो एक दिन सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर थे मिस्टर एमएल शर्मा जी। तो उन्होंने मेरे से कहा कि भाई ये फ़ोन नंबर है अच्छा। और ये एक क्रिमिनल है बिहार का। और उन्होंने सीरियसनेस ऑफ केसेस भी बताए, जैसे उन्होंने एक मिनिस्टर का मर्डर किया था इसने हॉस्पिटल में, व्हेन वो हॉस्पिटल में एडमिट था, अंडर सिक्योरिटी था, तो इसने मर्डर किया था। कुछ और भी मर्डर किए थे इसने, लेकिन सीबीआई का उनका कहना था कि भाई लोकल पुलिस ने किसी और लोगों को बंद कर दिया है। लेकिन उनके हिसाब से राजन तिवारी इन्वॉल्व है उन केसेस में। तो फ़ोन नंबर दिया तो हमने इसको ट्रेस कर लिया, तो दिल्ली में उसको पकड़ा। अब उसको इंटरोगेशन जब किया तो काफ़ी केसेस जो सीबीआई का अप्रीहेंशन था वो सच निकला, फ़ोन मर्डर्स में इन्वॉल्व था। एंड बाद में ये मिनिस्टर भी बना बिहार में। आई नो। एंड इंटरेस्टिंगली मैं करीब जो हमने पकड़ा था उस केस का एविडेंस आई थिंक 2017 के आसपास में कोर्ट में एविडेंस देने गया इसके खिलाफ। तो अभी इसका टर्न नहीं आया था केस का, तो मैं फ्रंट सीट पे कोर्ट में बैठ गया। अच्छा, की मुलाकात हुई? तो एक आदमी सफ़ेद कुर्ता पजामा पहने मेरे पीछे बैठा था। ओके। तो उसने कहा सर नमस्ते। सो आई थॉट कोई पॉलिटिशियन बैठा होगा, तो मैंने कहा नमस्ते सर, आपने मुझे फंसा दिया। देन आई लुक्ड राजन तिवारी निकला। अच्छा, आपके पीछे बैठे हुए थे? मैं पीछे बैठा था। तो एंड सरप्राइजिंगली इन मैनी केसेस विटनेसेस हैड टर्न्ड हॉस्टाइल अगेंस्ट हिम, बिकॉज़ ये पावरफुल लोग जो हैं विटनेसेस को डराते धमकाते हैं बाहर। तो ये केस तो मुझे पता है दिल्ली में चल रहा था। अब देखो 99 से 17 में मेरा एविडेंस का उसमें टर्न आया, एंड इन बिटवीन वो मिनिस्टर भी बन गया था बिहार में। तो बहुत सारी चीज़ आपको देखने को मिलती हैं। बट सर ये लूप होल भी तो है कहीं ना कहीं, मतलब ये गवर्नमेंटल लूप होल भी तो है कि एक क्रिमिनल आदमी भी एक पावर में बैठ जाता है। ये गवर्नमेंटल लूप होल नहीं है। सी कंटेस्ट कर सकता है सर, है तो। दिक्कत क्या है कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है सही भी है कि जब तक आदमी
कन्विक्ट ना हो इज कंसिडर्ड टू बी इनोसेंट। सो जब तक उसका कन्विक्शन नहीं हुआ इनोसेंट है। बट इतने एविडेंस होने के बाद भी एंड इनोसेंट आदमी जो है वो पॉलिटिकल फील्ड में आ सकता है नो, तो इलेक्शन लड़ सकता है, पॉलिटिशियन बन सकता है और मिनिस्टर भी बन सकता है। सर जो इतने बड़े क्रिमिनल होते हैं, इनका माइंडसेट क्या होता है? मतलब क्या ये सच में, क्योंकि जब आपके पास सामान हो जाते होंगे, उसके बाद तो फियर उनके पास भी होता होगा ना, डर तो उनके पास भी होता होगा। तो ये नहीं कह सकते बहुत ही करेजियस होते हैं। आप जब क्राइम करते हो तब करेजियस होते हैं, बिकॉज़ यू आर पावरफुल एट दैट टाइम, यू कैन किल समबडी। बट जब वो आपके पास आता है, तो क्या उतना उनका माइंडसेट उतना वैसा ही स्ट्रॉन्ग रहता है? नहीं रहता है, नहीं रहता? नहीं। जितना बड़ा क्रिमिनल होगा उतना ही डरता है। एंड वो जब उसको क्वेश्चन पूछते हैं आप, वो सब कुछ बता देता है आपको। पुलिस कस्टडी में बिना उसके हर चीज़ नरेट कर देता है। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से जो स्ट्रेंथ है ये एक बेसिकली परसेप्शन है लोगों का। परसेप्शन क्या है कि उस आदमी ने सरेआम किसी का मर्डर कर दिया। जो कि किया भी है। हाँ, तो परसेप्शन बन गया, ये बड़ा पावरफुल है। अगर हम इसके खिलाफ बोलेंगे तो ये हमें भी मार देगा। नाउ पुलिस एंड जुडिशरी कोर्ट जो हमारा लीगल सिस्टम है, उस पब्लिक परसेप्शन को ख़त्म करने की ज़रूरत है। अगर हम पब्लिक परसेप्शन को ख़त्म कर सकें तो उनका जो ऑरा है वो ख़त्म हो सकता है। अगर हम पब्लिक परसेप्शन को ख़त्म नहीं कर पाते तो ऑरा ख़त्म नहीं होगा। बट सर है भी तो मुश्किल, मतलब क्योंकि अगर वो ऐसा क्राइम कर सकता है तो पॉलिटिकली भी तो वो कनेक्टेड हो जाता है एक टाइम बाद। या दैट इज़ ट्रू। लोग एक्चुअली हीरो की तरह उन्हें देखना शुरू कर देते हैं। पब्लिक की भी हीरो है, प्रॉब्लम है। बहुत सारे। एक और हमारे देश में समस्या है जो सिविल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है। फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी पे झगड़ा हो रहा है, नो, इसमें कभी 10 साल लग जाते हैं, कभी 20 साल, कभी 30 साल, कभी-कभी तो 50 साल भी लग जाते हैं। तो आदमी एक सॉल्यूशन ढूँढता है कि कौन मेरा सुलह करा सकता है, कौन मेरा ठीक करा सकता है। तो पावरफुल लोगों को ढूँढता है एंड वो फाइंड करते हैं कि ये क्रिमिनल लोग जो हैं पावरफुल हैं और इनके थ्रू वो सेटल कराते हैं। जब इनके थ्रू सेटल कराते हैं दे बिकम लाइक, पैसे भी लेते हैं उनसे क्रिमिनल्स लोग एंड उनके ऑरा बनता है लोगों पे कि भाई अगर इनकी नहीं सुनी तो ये मार भी देंगे। तो हमें अपना सिविल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म अगर अपना स्ट्रॉन्ग कर दें तो सर्टेनली क्रिमिनल्स को वो ऑरा नहीं मिलेगा। क्योंकि आजकल तो एक नया टर्म, मतलब आजकल क्या पहले से ही सुना था, लोग कहते हैं ये तो बाहुबली है। हाँ, बाहुबली वैसे ही बनते हैं ना आदमी धीरे-धीरे कि पैसे आ गए, ऑरा बन गया, पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली, इलेक्शन जीत गए, पब्लिक का सपोर्ट भी मिल गया, पॉलिटिक्स का इलेक्शन सपोर्ट। जीत गए, मंत्री बन गए, तो बहुत बाहुबली हो गए। तो कहीं ना कहीं मतलब बोथ वेज है। पब्लिक का भी माइंडसेट चेंज होना जरूरी है, बिकॉज मैंने देखा है काफी लोगों ने हीरो की तरह उनकी स्टोरी बताते से पता नहीं कितना बड़ा काम कर लिया होगा। See, the reason is the legal system is slow. वेरी स्लो। Now, इस फ्लो लीगल सिस्टम में आदमी के पकड़ क्राइम करने में और उसके डिसीजन होने में क्राइम के 10 साल लग जाते हैं। मैंने बताया 18 साल बाद में गवाही देने गया। गॉड। तो एक और केस था एंटी करप्शन का, मैंने 87 में पकड़ा था। मेरी गवाही शायद 7 या 8 में हुई उस केस में। 87 की गवाही। 87 की। मेन एक्यूज मर गया था। उसके साथ जो आया था आदमी वो भी पकड़ा गया था। वो सर्वेंट था उसका। तो कोर्ट में मेरे से कहता, सर मुझे छुड़वा दो मैं तो केवल साथ ही आया था, वो तो मर गया असली आदमी। तो मैंने कहा ये तो अब जो कोर्ट केस है, अब तो कोर्ट में डिसाइड होगा। कहते जी कोर्ट में कुछ नहीं होना कुछ तो डेट पे डेट लगेंगी बहुत सी बार। सेकेंडली बहुत से क्रिमिनल्स जो हैं वो कोशिश करते हैं डेट पे ना आए और इस टाइम को वो यूज़ करते हैं कि जो विटनेसेस हैं उनको विन ओवर करें, उनको थ्रेटन करें और जब विटनेस उनके फेवर में आ जाता है तब वो कोर्ट में अपीयर होते हैं ताकि उसकी गवाही हो। तो ये भी जो डिले होने से ये भी नुकसान है। ठीक, जब जब ये सेशन कोर्ट का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, सेशन माने सिटिंग, तो ये था कि एक ही सिटिंग में केस फाइनलाइज होगा और बहुत सी कंट्रीज में आज की डेट में भी है कि प्री डिसाइडेड है कि भाई इस डेट को एक केस शुरू होगा और इस डेट को खत्म होगा। जितने भी विटनेसेस आप इसी दौरान लाएंगे। आप ये नहीं कह सकते कि विटनेस नहीं आया तो फिर आपको नुकसान है जो भी है, चाहे वो प्रोसिक्यूशन है या डिफेंस है।
बट अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में वो कॉन्सेप्ट नहीं है। बट क्यों नहीं है सर? मे बी नंबर ऑफ केसेस आज की डेट में, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, सिविल एंड क्रिमिनल मिला के करीब 5 करोड़ केसेस हमारे पेंडिंग केसेस हैं। जुडिशरी की शॉर्टेज है। हो सकता है हमें और जजेस की ज़रूरत हो अगर हमें फास्ट ट्रैक करना है। अदरवाइज़ क्या होता है कि जितने भी नए लॉ बनते हैं वही पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, वही कोर्ट देखता है उनको, ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता है स्पेशल कोर्ट बनता है तो उसमें भी वो जज दूसरे केस भी देख रहा होता है। तो उस वजह से हमारे यहाँ नंबर ऑफ केसेस की वजह से शायद ये सिस्टम फेल हो रहा हो। तो नंबर ऑफ जजेस बढ़ाने की ज़रूरत है। एक सर एक केस था जहाँ पे 42 ब्लास्ट हुए थे। जी। हाँ, वो सर कैसे, मतलब वो केस क्या था? तो ये दिल्ली में 96-97 की बात है। मैं उस समय डीसीपी क्राइम ब्रांच में पोस्टेड था और ब्लास्ट आफ्टर ब्लास्ट हो रहे थे। जनरली दिल्ली में जो स्पेशल सेल दिखती है इन्वेस्टिगेशन, जो टेररिस्ट रिलेटेड केसेस हैं, सो मे बी अराउंड 97 एंड एक ब्लास्ट हुआ दिल्ली में, तो सीपी साहब ने कहा कि तुम भी मौके पहुंचो। सो दिस वाज फर्स्ट टाइम कि क्राइम ब्रांच मौके पे गई, मेरी टीम भी गई और हमने वहाँ से इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। नाउ इंटरनल हमने काफ़ी इन्वेस्टिगेशन किया। फॉर एग्जांपल हर बम जो है उसमें कैसे बम की पहले तो हमने पूरा कॉन्फ़िगरेशन देखा कैसे बना है, क्योंकि कुछ जगह बम अनएक्सप्लोडेड मिले थे। तो कास्ट आयरन की केसिंग में वो बम थे। पोटेशियम क्लोराइड उसमें यूज़ हुआ था एंड हमने उसमें देखा कि पोटेशियम क्लोराइड भर के उसमें एक सोडियम अज़ाइड की ऊपर लेयर लगा दी और एक टेस्ट ट्यूब में सल्फ्यूरिक एसिड भर के उसमें टेस्ट ट्यूब कर दिया और उसके ऊपर कागज़ लगा दिया और ऊपर से उसको बंद कर दिया। अब ये क्या करता था, जो भी आदमी है वो उसको ले जाता था और फिर बम को उल्टा करके कर देता था। जब बम को उल्टा करता था तो वो जो सल्फ्यूरिक एसिड है जो उसमें वो सीपेज होके सोडियम अज़ाइड लेयर पे आके उसको इनिशियल इग्निशन देता था, फिर वो ब्लास्ट होता था। तो पहली तो ये चीज़ देखी, तो वो जो अखबार के कागज़ के टुकड़े थे, हमने उसको एनालाइज़ करना शुरू करा। छोटे-छोटे टुकड़े मिलते थे कि भई ये खबर कहाँ से हो सकती है? किस अखबार से हो सकती है? अल्टीमेटली वी ज़ीरोड डाउन कि ये जो पेपर हैं ये वेस्टर्न यूपी में मिलते हैं, कहीं मतलब यूज़ हुए हैं। तो वेस्टर्न यूपी में कहीं बम बनते हैं, इतना वी कुड ट्रेस। वो जो कास्ट आयरन कहाँ बन सकता है, वो भी हमने जगह-जगह भेजा कि भई इस तरह की कोई केसिंग लेथ मशीन में बनी हो। तो वी आर नॉट फाइंडिंग एनीथिंग। फिर जो है हमने एक थ्योरी लगाई। थ्योरी ये थी कि जो टेररिस्ट है, मोस्ट लाइकली वो जो है पाकिस्तान में अपने मेंटर को कॉन्टैक्ट करता होगा। और जस्ट इट वाज़ ए थ्योरी। तो हमने जब भी ब्लास्ट हुए उसके आस-पास के पहले दिन और कुछ बाद के दिनों के सारा डाटा जो है वो लिया। उस डाटा को लेने के बाद उसको एनालाइज़ किया। एनालाइज़ करने पे हमें करीब 62 फ़ोन नंबर ऐसे मिले जो ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान कनेक्ट हुए थे। उसको जब फर्दर एनालाइज़ किया तो उसमें करीब 49 नंबर ऐसे मिले जो हवाला ऑपरेटर्स के थे। तो उसको हमने छोड़ दिया हवाला ऑपरेटर्स का। 13 नंबर ऐसे थे जो हवाला ऑपरेटर्स के नहीं थे, जो हमारी सस्पेक्ट लिस्ट में आए। उसके बाद हमने उस समय विदेश संचार निगम लिमिटेड होता था, सारी जो इंटरनेशनल कॉल्स थी बीएसएनएल के थ्रू जाती थी। हमने बीएसएनएल को अप्रोच किया कि भई ये जो नंबर हैं, अगर इस नंबर पे कोई कॉल करे, तो हम इंटरसेप्शन कर लें। इंडिया से जो कॉल करे या इन नंबर पे कॉल आए। तो उन्होंने कहा नहीं जी, हम नहीं कर पाएँगे इसको। इन्फॉर्मेशन ब्रीच है। तो नहीं, हाँ। पॉसिबल नहीं है। अच्छा। तो देन मेरा एक कॉलेज मेट था दिल्ली में एमटीएनएल में। सो ही टोल्ड मी, हमने डिस्कशन कर रहे थे। मैंने कि जब आप 4 डिजिट एनालाइज़ कर सकते हो, ये किस कंट्री में जा रहा है, तो 4 डिजिट और क्यों नहीं एनालाइज़ कर सकते? तो उसने कहा इट इज़ अ कमर्शियल एंगल। बीएसएनएल का कमर्शियल एंगल है कि तुम ऐसा करो, मुझे मार्क करा दो एमटीएनएल में, तो मैं सॉफ्टवेयर बना देता हूँ। अच्छा। सो ही मेड अ सॉफ्टवेयर करोल बाग एक्सचेंज में लगाया था कि दिल्ली से अगर कोई नंबर जाता है, वी कैन
फाइंड आउट, बट हमारा तो उससे सॉल्यूशन नहीं हो रहा था. देन वी अगेन अप्रोच BSNL. वी आल्सो केम टू नो कि वो एरिक्सन का स्विच ये यूज़ कर रहे थे. हमने एरिक्सन से बात की तो वो कहते हैं हमारे पास सॉफ्टवेयर बना हुआ है, बट BSNL पीपल डिड नॉट लिसन. ओके ओके कि भाई खरीदना पड़ेगा, कॉस्ट लगेगी. देन वी मेड ए कंप्लेंट टू MHA. तो एक मीटिंग हुई वहाँ पर. MHA ने स्पेशल सेक्रेटरी हूम ने हेड की, मैं भी गया, BSNL वाले भी बुलाए गए. तो स्पेशल सेक्रेटरी हूँ पहले दिल्ली पुलिस में CP रहे थे मिस्टर निखिल कुमार. तो उन्होंने कहा वेरी क्लियरली कि इफ इट कैन बी डन एंड यू आर नॉट डूइंग BSNL वालों को, देन हेड्स विल रोल. इमीडिएटली उन्होंने वो सॉफ्टवेयर खरीदा. तो फर्स्ट कॉल वी रिसीव्ड ऑन दैट नंबर, वन ऑफ दोज नंबर जो लखनऊ से एमिनेट हुई, बाबा जी क्या करें. अच्छा. उधर से जवाब आया, घूमते रहो बेटे. बड़ी स्ट्रेंज कॉल थी. तो टीम लखनऊ भेजी, लेकिन वो आदमी लखनऊ से शिफ्ट हो चुका था तब तक. सेम कॉल फिर लुधियाना से आई, बाबा जी हम लुधियाना में, अब क्या करें. उसने कहा बेटे घूमते रहो. अरे दिस इज वेरी ऑकवर्ड कि घूमते रहो. तो वी सेंट टीम एंड वी कुड आइडेंटिफाई दिस पीपल. वी ट्रेल देम. They came to Delhi. They were planting some, trying to plant some. We caught them. So this was the first clue. Then हमें पता लगा कि दिल्ली में एक और लड़का है, क्योंकि जिससे मिलने आए थे वो कामरान नाम का लड़का था. उसको ट्रेस किया, उसको पकड़ा. फिर उससे जो है करीब 18 ब्लास्ट सॉल्व हुए. एडमिट किया उसने 18 ब्लास्ट, लेकिन वो कुछ बता नहीं रहा था इसके बियॉन्ड. तो अराउंड 11th डे ऑफ रिमांड मैं उसको इंटरोगेट कर रहा था खुद ही. मैंने कहा कि कामरान यू आर टेलिंग लाइस, झूठ बोल रहे हो. तो कहने लगा नहीं सर मैंने तो सब कुछ बता दिया भाई. पर नहीं, तुम्हारे अलावा कोई, वो बाबा जो था वो अल्टीमेटली निकला अब्दुल करीम टूडा, जो ऑलरेडी बम्बई ब्लास्ट में इन्वॉल्व था, 93 ब्लास्ट. तो हमने कहा इस तुम्हारे अलावा कोई बात नहीं करता इससे. सारा रिकॉर्ड मैंने कि देखिए इतने कागज पड़े हैं, पूरा रिकॉर्ड देख लो. तो कहता है मेरी किसी मौलवी से बात करा लो. तो वही अरे से बोलो. तो मौलवी से उसने बात की कि मैं अगर बता दूं चीज़ें तो क्या ये गलत होगा रिलीजन के हिसाब से. अच्छा. तो मौलवी ने कहा जो तुम काम कर रहे हो वही गलत है. टेररिज्म कहाँ लिखा है कर का. तो उसके बाद उसने डिटेल बताई और लोगों की, एंड रिमेनिंग केस सॉल्व हुए. उनका पूरा नेटवर्क जो दिल्ली में भी था, हैदराबाद में था, बम्बई में था, कलकत्ता में था, करीब 27 मॉड्यूल हमने पकड़े. IB का, उसमें भी IB की मदद से. तो पूरा का पूरा जो नेटवर्क ख़त्म हुआ उसमें. तो मुझे वो लगता था वो हमारा जो इन्वेस्टिगेशन था. सर तो इंटेरोगेशन में एक चीज़ समझो, जो आप तो ऐसे लोगों को इंटेरोगेट कर चुके हो जो इनका माइंडसेट ही क्रिमिनल, ये जो ब्रेन वॉशिंग की गई है, क्योंकि आपने बताया ना कि उसने भी किसी मौलवी से बात की, अगर मौलवी गलत होता तो उसे फिर से गलत राय देता. तो वो जो ब्रेन वॉशिंग है वो करने वाले लोग कैसे ब्रेन वॉश करते हैं? ब्रेन वॉशिंग का जैसे इस लड़के को, कामरान का मैं बताता हूँ. एक ये अब्दुल करीम टूडा जो था, ये मदरसों में जाता था, बांग्लादेश में भी और पाकिस्तान में भी, और वहाँ जाके तकरीर करता था. तकरीर के दौरान वो स्पॉट करता था कि कौन वल्नरेबल है. उनके फेस एक्सप्रेशन से या उनके क्वेश्चन आंसर से जो वल्नरेबल होता था उसको अलग बुला लेता. फिर उनसे कई बार मीटिंग करता था, डिस्कशन करता था, उनको गाइड करता था कि भाई तुम अगर इस तरह से काम करोगे तो तुम्हें सुकून मिलेगा आफ्टर लाइफ. और फिर उनको कहता था अच्छा एक बार ट्रेनिंग कर लो, फर्स्ट ट्रेनिंग, जिसको ये दौराए आम बोलते थे. दौराए आम 21 दिन की ट्रेनिंग होती थी. तो उस ट्रेनिंग, ये भी 21 दिन की ट्रेनिंग में गया. अच्छा. उस ट्रेनिंग के बाद इसने उनको कहा कि भाई मुझे तो काम नहीं करना. तो उन्होंने कहा अब तो तुमने पैसे खर्च करा दिए, अब तो तुम पे बहुत मतलब पैसा लग चुका है. तुमने रिलीजन के खिलाफ काम किया है. अच्छा. तो ये फिर डाउट में आया. फिर उन्होंने इसको पटा लिया. एंड फिर एक ट्रेनिंग होती है दोहराए खास, वो 3 महीने की ट्रेनिंग होती है.
फिर उसमें आर्म्स, वेपन सबकी ट्रेनिंग दी जाती है, एक्सप्लोजिव बनाने की। और फिर इन लोगों को फिर वो इंडिया भेजा। इनका आइडिया था उस समय रेजिडेंट एजेंट बनाने का। ये भेजते थे उस समय पाकिस्तानी या बांग्लादेशियों को कि इंडिया में रेजिडेंट एजेंट बना दें, यहाँ वो रहें, शुरू में अपना कोई बिजनेस सेटअप करें, शादी भी कर लें यहाँ पर, एंड फिर ये काम करना शुरू करें। इन्हीं को सर इंडियन मुजाहिदीन बोलते हैं। इंडियन मुजाहिदीन बाद में आए। ये तो लश्कर तोयबा के लोग थे। और इंडियन मुजाहिदीन जो बना ये आफ्टर 9/11। और ये कैसे फंक्शन करते हैं? इंडियन मुजाहिदीन में जो है वो इंडियन ओरिजिन के लोग लिए गए। ओके। ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस। पहले जो थे, अगर हम 90s का पीरियड देखें, इसमें मोस्ट ऑफ देम पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग थे, ओके। या पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग थे। जो 9/11 के बाद इंडियन ओरिजिन के लोगों को इन्होंने यूज़ करना शुरू करा। बेसिक आइडिया था 9/11 के बाद जो इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ गया। यूनाइटेड नेशन ने भी कुछ सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन पास किए कि टेरर फाइनेंसिंग में कंट्रीज़ को सैंक्शन कर सकते थे। फिर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने इसको मॉनिटर करना शुरू कर दिया। जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल किसी के अगेंस्ट सैंक्शन पास करती है तो उसमें वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा। तो पाकिस्तान अपने को डिस्टेंस करने की कोशिश करने लगा उससे, एंड दैट क्रिएटेड इंडियन मुजाहिदीन। और इनको भी ट्रेनिंग कैसे मिलती है अभी वापस ये पाकिस्तान? भी पाकिस्तान में ट्रेनिंग लिए हैं। इंडियन मुजाहिदीन का स्टार्ट जो हुआ, एक आसिफ रजा खान था, कलकत्ता बेस्ड था आसिफ रजा खान, एंड उसको समहाउ ये था कि मुझे टेररिज्म ज्वाइन करना है। अच्छा। तो वो कश्मीर भी गया, वहाँ के टेररिस्ट से भी मिला, वहाँ कुछ ट्रेनिंग भी ली। फिर वो पाकिस्तान ट्रेनिंग के लिए जाना चाहता था, लेकिन उसको वीज़ा नहीं मिल पाया। दिल्ली में वो पकड़ा गया। दिल्ली में जब वो पकड़ा गया तो वहाँ पर जेल में 2 लोग और बंद थे। अच्छा, टीम भी बनती है। हाँ, तो एक तो ओमार था। अच्छा। ओमार जो था वो इंडिया आया था जेल से टेररिस्ट छुड़ाने के लिए। ठीक है, ही वाज अ ड्रॉप आउट ऑफ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। माय गॉड। उसके बाद उसने अल-कायदा ज्वाइन कर ली थी, और उसको फिर उसने ये लश्कर और ये लश्कर तोयबा भी ज्वाइन कर ली थी। तो इन्होंने उसको भेजा था इंडिया से कुछ लोगों को छुड़ाने के लिए। यहाँ आके इसने 4 फॉरेनर्स को किडनैप किया। 3 अमेरिकन थे और 1 ब्रिटिशर्स था। 3 को उसने रखा एक विलेज में, और उनको बेसिकली एक्चुअली उसने सीड्यूस किया कि इस सेंस में कि भाई तुम्हें गाँव दिखाऊँगा। ओके। और एक को रखा उसने गाजियाबाद में। अब हुआ क्या कि गाजियाबाद पुलिस एक चोर को ढूँढ रही थी। तो जहाँ इसको रखा था, अच्छा। वहाँ वो पुलिस पहुँच गई। वहाँ फायरिंग हुई पुलिस और बीच में शायद एक पुलिस वाला वहाँ डेथ मारा भी उस एनकाउंटर में। तो ओमर पकड़ा गया। वो 3 आदमी भी छुड़ा लिए पुलिस ने, तो ये भी जेल में था। एक तीसरा था, एक क्रिमिनल, किडनैपर, वो भी जेल में था। इन तीनों की वहाँ दोस्ती हो गई। और जेल से छूटने के बाद ओमर छूटा जब ये कंधार हाईजैकिंग हुई थी। हाँ, कंधार है जाएगी। उसमें जो छूटे थे उसमें ओमर भी था। उमर भी था, और तो इतना इम्पोर्टेंट था उनके लिए। Yes. और ये दोनों जो हैं, जेल से छूटने के बाद इन्होंने किडनैपिंग फॉर रैंसम शुरू करी कलकत्ता से, उससे पैसे कमाए। छूटने के बाद ये वापस नहीं गए, एक इंडिया में रहे। ये दोनों इंडिया में रहे, ये तो इंडियन ही थे, ओके। तो इंडिया में रहे। और इन्होंने प्लान किया कि भाई हमें जो है टेररिज्म करना है, और उसके लिए इन्होंने पैसे इकट्ठे करने शुरू किए। पैसे इकट्ठे करने के, किडनैपिंग फॉर रैंसम। और इस दौरान इनमें से एक चला गया दुबई, वो वहाँ से रैंसम कॉल करता था। और दूसरा जो है इंडिया में, वो सारा एग्जीक्यूट कर रहा था। जब इनके पास पैसे इकट्ठे हो गए, देन ये पाकिस्तान गए, ओमार से मिले। ओमार के थ्रू फिर ये वहाँ की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से मिले, और उन्होंने जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से इनसे कहा भी हम आपके लोगों को ट्रेनिंग देंगे, और आप हमें रेजिडेंट एजेंट सेटल करने में हेल्प करो।
हम आपको वेपन भी देंगे। ओके। तो पाकिस्तान के लोग भी आने लगे। कई जगह उन्होंने सेटल करे, हजारीबाग में सेटल किया, आगरा में सेटल किया। आगरा वाला पकड़ा गया, रेजिडेंट एजेंट, उसके साथ ये आसिफ रजा खान भी पकड़ा गया। ओके। आसिफ रजा खान जो है, गुजरात पुलिस ले गई थी यहाँ से इंटरोगेशन के लिए, वहाँ वो पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। अब आसिफ रजा खान का एक भाई था आमिर रजा खान। आमिर रजा खान ने इमीडिएटली, जैसे ही आसिफ पकड़ा गया था पहले, वो भाग गया था दुबई। और दिनेश ठाकुर था दूसरा जो किडनैपर था, ये भी दुबई भाग गया, जेल में था। जो जेल में था वो भी दुबई भाग गया था। इन्होंने कहा मैं बदला लेना आसिफ रजा खान का, तो इन्होंने अमेरिकन सेंटर पर अटैक कराया कलकत्ता में, और दे ओन्ड अप रेस्पॉन्सिबिलिटी, दिनेश ठाकुर ओन्ड अप रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो इमीडिएटली ही वाज एक्स्ट्रेडाइटेड टू इंडिया। वहाँ कलकत्ता जेल में अभी भी ही इज अवेटिंग हिज हैंगिंग। आमिर रजा खान वहाँ रह गया, ही रीग्रुप पीपल अगेन। अब इनके पास किडनैपिंग का सोर्स नहीं था, तो नाउ ये टोटली उन पर डिपेंडेंट थे, पाक बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस पे। इन्होंने और लोगों को ट्रेनिंग के लिए भेजना शुरू करा। ये इंडियन मुजाहिदीन बनी, जिन्होंने काफ़ी ब्लास्ट किए, और जो बाद में अल्टीमेटली बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद उनका, ये उसमें भी इन्वॉल्व है। हाँ, बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद ही इंडियन मुजाहिदीन पकड़े जाने लगे। तो सर इसमें तो एक बंदा दिनेश ठाकुर जो है, वो तो मतलब हिंदू नाम से तो लग रहा है, तो क्या वो नाम चेंज कर रखा था, या फिर वो भी ऐसा है कि कोई भी धर्म का आदमी ज्वाइन कर लेता है, किडनैपर था बेसिकली, और उसको तो बस काम चाहिए? सॉरी मैं करेक्ट कर दूं, दिनेश ठाकुर नहीं था ये, दिनेश ठाकुर के साथ पकड़ा गया था आफ्ताब अंसारी। आफ्ताब अंसारी, तो मैं थोड़ा नाम कंफ्यूज कर गया था। क्या ये उनको जेल में मिले? इंटरेस्टिंगली आफ्ताब अंसारी को मैंने पकड़ा था एक बार पर्सनली। अच्छा। हुआ क्या कि दिनेश ठाकुर किसी से एक्सटॉर्ट कर रहा था दिल्ली में। ओके। ये मैं उस समय डीसीपी नॉर्थ वेस्ट था, तो हमने कहा कि भी ठीक है, तो उसको पैसे देने जा। पुलिस टीम लगा दी। पुलिस टीम जब उनको पकड़ने की कोशिश की दिनेश ठाकुर को, तो वो फायरिंग हुई पुलिस पे। तो ये जो स्पॉट था, ये अशोकविहार मार्केट था, और मेरा जो ऑफिस है डीसीपी का, उससे 100 कदम भी दूर नहीं था। जब तो एनकाउंटर हो रहा था, मैं अपने ऑफिस से निकला, मैं एनकाउंटर साइट पे चला गया। तो जब मैं गया तो कुछ शॉपकीपर्स कह रहे थे इधर इधर, मतलब कुछ इशारा कर रहे, तो मैंने देखा एक आदमी भाग रहा था, तो आई चेस्ड हिम। एक सिपाही भी आ गया मेरे साथ, वो कार ले आया। पहले कार से उसका पीछा किया, लेकिन वो गली में घुस गया। फिर हमने उसको दौड़ के पकड़ा। ये था आफ्ताब अंसारी। अच्छा। ओके। एंड पहले तो उसने एक वो निकाला आई कार्ड कि मैं तो जर्नलिस्ट हूँ, लेकिन उसकी तलाशी ली तो उसमें वेपन भी था उसके पास। हो गया सर पे। हाँ, तो मैं नाम गलत ले गया था उस समय, बट आफ्ताब अंसारी था ही। सर सिमिलरली एक और केस आपने मुझे बताया, इंटरेस्टिंग भी था, वो रोमेश शर्मा का केस था, जिसके बाद उस समय 3,200 करोड़ की वेल्थ थी। जी, माय गॉड। फिर रोमेश शर्मा जो है, ये पॉलिटिशियन भी था। और एक दिन मैं सीबीआई गया हुआ था मैं दिल्ली पुलिस में क्राइम ब्रांच में था, तो हमारे एक सीनियर थे नीरज कुमार जी। तो जब मैं उनसे मिलने गया, तो कहने लगे तुम्हें पता है दाऊद का आदमी दिल्ली में काम कर रहा है? मैंने कहा सर मुझे नहीं पता। दाऊद नेटवर्क। हाँ, दाऊद नेटवर्क। तो देन उन्होंने मुझे दिखाया प्रेजेंटेशन की, भाई ये एक रोमेश शर्मा है और इस तरह से इसकी प्रॉपर्टीज़ है। तो हमने उसका फ़ोन लोन दिया, हमने उसका फ़ोन ऑब्जर्वेशन पे लगाया। 3-4 महीने हमें कुछ नहीं मिला उस फ़ोन पे। तो एक दिन वो किसी से बात कर रहा था दूसरा फ़ोन की, तो वी रियलाइज़ कि इसके पास तो और फ़ोन भी हैं। फिर वो कोशिश की उस फ़ोन की, वो हमें मिल गया। अब इस फ़ोन को जब हमने ऑब्जर्वेशन पे लगाया, तो उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग टॉक शुरू हुई। एक अबू सलेम है, तो अबू सलेम से इसकी रेगुलर बात होती थी। इलेक्शन लड़ना ऑल ओवर इंडिया में, एमपीज़ खड़े कर दें, कितने पैसे चाहिए? तो वो कहता है कि मैं अरेंज कर दूंगा अबू सलेम, चिंता मत करो। किसको थ्रेट करना है, ये उसको बताता था, फलाने आदमी को थ्रेट कर दो।
तो वो सारी वो टेप कन्वर्सेशन थी इसकी जो है। इसने एक इलेक्शन में, फूलपुर में एक इलेक्शन लड़ा था ये। उसमें इसने एक हेलीकॉप्टर लिया और हेलीकॉप्टर वाले से कहा क्योंकि अगर मैं हेलीकॉप्टर यूज़ करूँगा तो उसका खर्चा ज़्यादा हो जाएगा इलेक्शन में। तो तुम ऐसा करो, हेलीकॉप्टर मेरे नाम कर दो। ओह! तो इलेक्शन के बाद इसने उसका हेलीकॉप्टर नहीं दिया, वो अपने एक इसका एक फार्म हाउस था, फार्म हाउस भी कब्ज़े का था। हाँ, ऑब्वियसली क्या, तो उस फार्म हाउस में हेलीकॉप्टर को रख दिया। तो हेलीकॉप्टर वाला जब भी इसके पास आता था तो उसको डाँट-डूट के भगा देता था। दिल्ली में कई प्रॉपर्टी इसने ग्रैब कर रखी थी लोगों की। तो हमने किसी को भेजा इसके घर पे, तो बड़ा इंटरेस्टिंग उसने बताया कि इनको खाने के लिए पूछा रहा हूँ मैं सिर्फ कि भाई, और कहते चांदी की प्लेट अच्छा। में खाना, और हमारे सामने नौकरों को पीटना शुरू कर दिया, थ्रेट्स दिखाने के लिए मैं कितना पावरफुल हूँ। खैर फिर हमने जो है ये वाला केस पिकअप किया। हमें पता था दाऊद का आदमी है, अबू सलेम का है, प्रॉपर्टी ग्रैब करता है। इसके प्रॉपर्टी ग्रैब करने का तरीका बड़ा स्ट्रेंज था। अगर 2 लोगों का झगड़ा है प्रॉपर्टी का, एक कब्जे में है प्रॉपर्टी के, एक ओनर है प्रॉपर्टी का, तो ये ओनर से प्रॉपर्टी अपने नाम करा लेते थे। फिर डिस्ट्रीब्यूट 25% कहते भाई 25% तुम्हें पैसे दे देते हैं, बाद में जब मिल जाएगी तुम्हें वापस प्रॉपर्टी दे दें। ठीक है। फिर ये उसको अप्रोच करना शुरू करते रहे, जो वहाँ रुका हुआ है, कि भाई तुम कुछ पैसे ले लो, खाली कर दो। फिर उसके घर के आस-पास क्रिमिनल्स को खड़ा कर देना, कहना कुछ नहीं। उसकी बच्चे हैं, घर से कॉलेज जा रहे हैं, उनके पीछे किसी को भेज देना, वो आदमी डर जाता था। या अबू सलेम से थ्रेट करा देना। वो 25% के करीब उसको पैसे दिए, 50% में प्रॉपर्टी इनकी हो गई। तो इस तरह से इसने काफ़ी प्रॉपर्टी ग्रैब की थी। तो फिर इसकी कंप्लेंट्स पेंडिंग पड़ी थी, कोई हेलीकॉप्टर वाले की करता नहीं था, फिर हमने कहा इसकी कंप्लेंट रजिस्टर करो। जब कंप्लेंट रजिस्टर करके फिर इसके पास भेजा कि भाई तुम मेरा हेलीकॉप्टर वापस दे, तो इसने उसको किडनैप कर लिया। माय गॉड। फिर उसको वहाँ से उसको निकाला और अल्टीमेटली पकड़ा गया। काफ़ी केसेस खुले इससे, प्रॉपर्टीज़ के भी और दूसरे भी, और अल्टीमेटली जेल में रहा। और इतनी प्रॉपर्टी से बन निकली 3,200 करोड़। 200 करोड़ की प्रॉपर्टी की वर्थ थी उस समय इसके पास। एक सर, एक और केस बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, ये भी शायद उपहार सिनेमा का केस जो है, एम्स के पास है शायद ये। हाँ, सी उपहार सिनेमा में बॉर्डर पिक्चर लगी थी, एंड उस बॉर्डर पिक्चर में के दौरान आग लग गई उसमें, और उसमें करीब 59 लोग मरे थे। तो मैं क्राइम ब्रांच में था उस समय, ये डीसीपी क्राइम था, तो सीपी साहब के साथ मौके पे गया, मतलब बहुत बुरा हाल था वहाँ पे, कपड़े लोगों के पड़े हुए हैं, हमने वीडियो बनवाई। सी अल्टीमेटली उसमें निकला कि कई चीज़ें जो नेगेटिव निकली इनके। फायर शुरू हुई थी, नीचे एक ट्रांसफार्मर था उससे, लेकिन एक स्प्रिंकलर सिस्टम था, स्प्रिंकलर सिस्टम का पानी इन्होंने डाइवर्ट कर दिया था, तो स्प्रिंकलर सिस्टम काम नहीं कर रहा था। गेट जनरली बाहर को खुलने चाहिए, अंदर से धक्का दें तो खुले, तो गेट अंदर को खुलते थे, अब बाहर धक्का दोगे खुलेगा नहीं। जो वहाँ कर्मचारी थे वो बाहर से बंद कर गए थे। इसके अलावा इन्होंने एक्स्ट्रा सीट लगा रखी थी, जिससे एक पूरा जो बालकनी का एक आउटगोइंग वो था, वो ब्लॉक हो गया था। तो इसमें टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन था काफ़ी इन सब चीज़ों का। ये केस शुरू में हमने इन्वेस्टिगेट किया था, बाद में ये सीबीआई के पास चला गया था केस। इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, जो मेन एक्यूज़ थे इसमें अंसल वाले, वो दिल्ली से भाग गए। हमने उनको ट्रेस किया मुंबई में, पकड़ के लाए। तो सवेरे हमारी एक मीटिंग थी एमएचए में, तो मैं और सीपी साहब, कक्कड़ साहब थे, हम मीटिंग में गए, तो वहाँ पर होम सेक्रेटरी बैठे हुए थे, पहले होम मिनिस्टर
के आने से पहले। तो सीपी साहब ने कहा कि मीट अवर एस एट डिटेक्टिव, मेरे लिए इंट्रोडक्शन कराया। कहते किस केस की बात कर रहे हो? कि उनके उपहार सिनेमा, वी हैव ट्रांसफर्ड दैट केस टू सीबीआई। तो उन्होंने पूछा क्यों? नहीं नहीं, हमने कर दिया है। दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स कि व्हेन यू arrested the person, after telling him, all of a sudden case was transferred. बट सर ये गलत नहीं है वैसे। देखिए सरकार है, वो डिसाइड करती है चीज़ों को। मैं गलत सही नहीं कहूँगा, उन पर कोई कंपल्शन होगा जो उन्होंने ट्रांसफ़र किया। देन तो फिर सर पावरफुल पीपल कैन एलिमिनेट मोर ऑफ थिंग्स। नहीं, बट सीबीआई ने उनको छोड़ा थोड़ी है। अच्छा छोड़ा नहीं। लोगों को लगता है कि भाई हमारे वो वहाँ से छूट जाएंगे। नहीं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जिस केस में 59 लोग मरे हों, सीबीआई ने उनको छोड़ा नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये कब वापस उनके ऊपर केस हुआ, कब पकड़े गए? नहीं, काफ़ी टाइम, वो तो पकड़े तो तभी गए थे। वो सीबीआई ने कस्टडी में ले लिया उसके बाद उनको, और ट्रायल चला, उनको कन्विक्शन हुआ उसमें। ओके। ऐसा ही सर एक आपने जो एक केस है जो आपने सॉल्व किया हुआ है, बबलू श्रीवास्तव गैंग का केस। क्या केस था सर वो? कैसे? बबलू श्रीवास्तव काफी बड़ी गैंग काफ़ी थी। क्रिमिनल था ये। उस समय जो था, जबकि मैं बात बता रहा हूँ, अगेन क्राइम ब्रांच की बात है ये नैनी जेल में था, नैनीताल। नैनीताल की नैनी जेल में। और समाव किसी केस के चक्कर में हम इसको वॉच कर रहे थे। जेल में मोबाइल फ़ोन यूज़ करता था, तो वो हमने टेप कर रखा था। अच्छा। तो इन्होंने 7 किडनैपिंग्स दिल्ली में प्लान की थी। हाँ। और इनकी एक टीम जो है दिल्ली में वो किडनैपिंग को देने आई थी, करने आई थी। और सवेरे-सवेरे ये लोग जो हैं, जो जिनको इन्हें किडनैप करना था, वो लोग नेहरू पार्क, ये डियर पार्क है, सॉरी नॉट नेहरू पार्क, डियर पार्क, इसके आईआईटी के सामने है ये, उसमें वो घूमते थे। तो ये किडनैपर भी वहाँ घूमते थे। मैं भी गया था एक दिन किडनैपर को कि देखने के लिए अपनी टीम के साथ। तो उनको हमने बिफोर कोई किडनैपिंग कर सके, हमने उनको पकड़ लिया था। और आई कैन से हमारी टीम ने 7 किडनैपिंग दिल्ली में बचाई थी बबलू श्रीवास्तव से। और इनका सर पहले बैकग्राउंड क्या था? इस क्रिमिनल का बैकग्राउंड क्या था? बड़ा क्रिमिनल है, किडनैपिंग फॉर रैंसम, मर्डर, उनमें इन्वॉल्व रहा है पहले। एक सर मैं इसने शायद एक मर्डर वहाँ भी किया था, नेपाल में, एक मिनिस्टर का मर्डर किया था वहाँ पर। मिनिस्टर का मर्डर किया था। मैं सर थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कशन कर रहा था सैफ अली खान वाले केस की। अभी सैफ अली खान को स्टैप किया है, और आपने मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग टेक बताया था राज्यसभा का है कि यार कुछ भी हो सकता है लाइफ में, ऐसा कुछ मैं नहीं। ये बता रहा था, एक बार प्रेसिडेंट हाउस के सॉरी, म्यूजियम प्रेसिडेंट हाउस, बिल्कुल। म्यूजियम में चोरी हुई। अब उस पर बड़ा शोर मचा, मतलब प्रेसिडेंट हाउस में कोई कैसे घुस गया, दैट इज नंबर 1। और वहाँ से चोरी करके ले गया म्यूजियम से, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो इमीडिएटली केस क्राइम ब्रांच को आ गया। तो इन्वेस्टिगेशन करके अल्टीमेटली जो पकड़ा गया आदमी, वो एक कबाड़ी था। एंड वो कबाड़ी कहता, मैं तो आ जाता हूँ, मुझे तो लोग परमिट कर देते हैं आने के लिए, क्योंकि वो कबाड़ इकट्ठा करना आता होगा, तो कोई रोकता नहीं होगा उसको। तो कई बार मतलब आप सोचते कुछ है, निकलता कुछ और है। तभी आपने कहा कि क्योंकि ऐसा 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 नियम, मैंने सबसे सवाल किया था कि शायद उनके घर में तो उस समय लोग कैसे नहीं थे, गेट कीपर कैसे नहीं था, पब्लिक कहाँ जा रही है सारी टाइम में। तो आपका सही जवाब दिया कि कुछ भी हो सकता है कहीं पे भी। सर एक केस बड़ा इंटरेस्टिंग और है, शायद वो है शेर शाह राणा का केस है, शेर सिंह राणा का केस है। हाँ, कुछ लोगों ने हीरो ही बताते हैं कि वो पाकिस्तान गए, वहाँ से अस्थियाँ निकाल के लाए, अफगानिस्तान गए, सॉरी। तो गाना भी म्यूजिक वो एक गाना ही बनाया उनके लिए। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये क्या सच में वो इतने हीरोइक थे, या फिर ये बस? ये शेर सिंह राणा ने फूलन देवी का मर्डर किया, तो उस मर्डर के बाद वो जेल में था। देन जेल से वो भाग गया, एंड वो केस, मैं स्पेशल सेल में था उस समय, तो केस हमारे पास आ गया। तो इनिशियली हमने उसको तो पकड़ लिया जिसने इसको जेल से छुड़ाया था। फिर जेल में आई थिंक पुलिस वाला बन के गया था, प्रोडक्शन वारंट लेके, तो उसको तो पकड़ लिया। ये भाग गया विदेश, बांग्लादेश के रास्ते। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद ये क्या करता था, बांग्लादेश से कलकत्ता आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी,
ऑनलाइन, और फिर बांग्लादेश भाग गया। अच्छा। एंड ये सेट करता था कि इंडियन पुलिस में कोई दम नहीं है कि उसको पकड़ सके। हमने अपनी टीम कलकत्ता लगा दी, स्टेशन परमानेंटली कलकत्ता कर दी। सो नेक्स्ट टाइम जैसे ही आके इसने फ़ोन किया लोगों को, इमीडिएटली वहाँ से इसको पकड़ा। अपने स्टेटमेंट में इसने सर्टेनली बताया कि ये अफ़गानिस्तान गया था। वहाँ पर जो पृथ्वीराज चौहान थे, उनकी अस्थियाँ लेकर आया था, दैट ही क्लेम्स। अब इज इट ट्रू और नॉट? हो सकता है ट्रू हो, मैं नहीं कह सकता, बट उसका क्लेम ये था कि वो लेके आया था। बट कोई ऐसे एविडेंसेस नहीं है। यस। वो क्लेम किया है बस। सर ऐसा कौन सी कोई चैलेंजिंग केस आपको था जो बहुत ही चैलेंजिंग था और आपने बोला यार इसे सॉल्व करने में सच में पुलिस का एक बहुत डीप रहा है, रूटेड इन्वेस्टिगेशन रही? सी डीप रूटेड मैंने बताया, एक तो वो 96 वाले ब्लास्ट थे, वो बहुत डीप रूटेड था। डीप रूटेड था, डिफिकल्ट केस था, और उसमें कोई इंटेलिजेंस भी नहीं थी, किसी भी एजेंसी से कोई इंटेलिजेंस नहीं थी कि कौन कर सकता है उसको। इसके अलावा हर केस चैलेंजिंग होता है। एंड फॉर एग्जांपल एक किडनैपिंग फॉर रैंसम केस था। अ, ये इधर का समयपुर बादली साइड का। अच्छा। उसके मालिक को लोग किडनैप करके ले गया। ओके। तो हम समयपुर बादली थाने में इंटरोगेट कर रहे थे लोगों को, और इंक्लूडिंग जो पुराने जितने भी किडनैपर्स थे जिनका नाम कहीं लिस्ट में आया था, सबको ले आए, सबको इंटरोगेट कर रहे थे। तो ऑल ऑफ ए सडन किसी को इंटरोगेट कर रहा था मैं, तो एक इस कंपनी में जो जिसकी किडनैपिंग हुई थी उसका जो काम करने वाला था, वो कहने लगा सर आपको मैं कुछ बताना चाहता हूँ। तो मैंने कहा 5 मिनट वेट करो। तो जैसे ही उसका इंटरोगेशन खत्म हुआ, मैंने पूछा वो कहाँ है, पता लगा वो भाग गया। अच्छा। अब इसको ढूंढवाया कहाँ रहता है। जाने से पहले, भागने से पहले इसने एक पोर्ट्रेट बनवाया था। हाँ सॉरी, भागने से पहले इसने पोर्ट्रेट बनवाया कि किडनैपर का हुलिया ये था। पोर्ट्रेट बनवाने के बाद कह रहा था कि मैं कुछ और बताना चाहता हूँ। तो इस पोर्ट्रेट को भी हम ढूंढ रहे थे कि भी इस चेहरे का आदमी कोई हो। तो ये हरियाणा में जहाँ रहता था, जब हमारी टीम वहाँ गई तो ये वहाँ नहीं मिला। तो पड़ोसियों को दिखाया कि भाई ये पोर्ट्रेट दिखाया, तो उन्होंने कहा ये आदमी तो यहाँ रहता है इसके सामने। तो ही वॉज एक्चुअली एक किडनैपर, जिसको जो इसके घर के सामने रहता था। अच्छा। अब उसके बारे में डायरेक्टली नहीं बताना चाह रहा था, तो उसका हुलिया बनवा दिया। तो फिर खुद क्यों भाग गया? खुद भाग के, डर के मारे कि अगर मैं बताऊंगा, उसने नाम नहीं बताया ना इसका, उसने डिटेल नहीं बताई इसकी, ओके। कौन है ये। अब हुलिये से हर आदमी तो पकड़ा नहीं जाता है, तो फिर ये नाम ट्रेस हो गया। अब हमने इनकी नेगोशिएशन शुरू हो गई कि कितने पैसे देने हैं, क्या करना है, फैमिली के साथ बात चल रही थी। हमने उसको ऑब्जर्वेशन पे भी ले रखा था। तो वन डे ये मुखर्जी नगर एरिया से फ़ोन करता था, तो हमने पूरी टीम अपनी वहाँ लगा रखी थी। संडे का दिन था, हमारा क्रिकेट मैच भी था दिल्ली पुलिस का, और फैमिली वाले मुझे फॉरवर्ड फ़ोन करते थे। मैं बैठा था टेलीफोन एक्सचेंज में, मॉनिटरिंग एंड लिसनिंग। और घर वाले पूछे कहाँ गए हैं, तो मैंने कह दिया, उसको बोल दो वो तो क्रिकेट खेलने गए। हालाँकि घर वाले नाराज़ होंगे ये सुन के कि भई देखिए हमारा तो आदमी किडनैप हो गया और ये तो पुलिस वाले खेल रहे हैं। बट मैं अल्टीमेटली एक्सचेंज में बैठा था, तो हमारी टीम ने उसको अल्टीमेटली मुखर्जी नगर में पकड़ लिया, जब वो फ़ोन कर रहा था उनको। उसको लेके गए कि कहाँ है, तो सिविल क्लॉथ में थे हमारे लोगों ने जो पकड़ा, प्लेन क्लॉथ में। तो रानी बाग में एक जगह एक घर में उन्होंने उसको बंद कर रखा था, बांध रखा था। तो जब गए तो वो डर गया, वो सोचा कि दूसरे किडनैपर तो उसको लेकर आए। तो दैट वाज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग केस कि भाई
कितनी फास्ट हमने उसको रिकवर कर लिया। एक सर आजकल में मतलब एक हवाला की जो बात करते हैं ना, हवाला वाला बोलते हैं, तो हवाला भी ये कैसे, मतलब अगर पीएमएलए की बात करें, हम रिकवरी ऑफ वो करते हैं, तो ये हवाले वाली क्यों ट्रेसिंग नहीं होती? मतलब कहाँ मोस्टली, कहाँ अभी भी हवाला चलता है? कोई कहीं किसी कंट्री में मंगा लेता है, कोई इंडिया में मंगा लेता है। सी हवाला जो है, अगर देखें क्या हवाला है, फॉर एग्जांपल सपोज कर लो एक आदमी को कुछ पैसे इंडोनेशिया भेजने हैं, करेक्ट। वो दिल्ली में एक हवाला वाले के पास गया, उसने वो रुपए दे दिए उसको, वो एक फ़ोन कॉल करेगा इंडोनेशिया में कि भाई इस नंबर के आदमी को इतने पैसे दे दो, उसने दे दिए। नाउ इसकी ट्रेल क्या है? ट्रेल इसकी केवल कॉल है। नाउ आज की डेट में जो ये एन्क्रिप्टेड कॉल्स आ गए हैं, तो कोई मैकेनिज्म भी नहीं है उन कॉल सुनने का, डिफिकल्ट कर दिया। तो वो डिफ़िकल्ट हो जाता है, और जब तक आपके पास एविडेंस नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। सेकंड जो है, पुलिस के लिए ऑफेंस नहीं है। हवाला जो है वो फेमा में आता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में, जिसको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट देखता है। अब ऑल ओवर इंडिया में इतने लोग बैठे हैं, इतने लोग फ़ोन कर रहे हैं, तो जब तक कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को नहीं मिलती, पकड़ना मुश्किल हो जाता है। तो मनी का इधर-उधर तो हो ही रहा है फिर। यस। मतलब मेरा ये कहना है कि अल्टीमेटली मेरा जो क्वेश्चन था, ये इसलिए था कि मूवमेंट ऑफ मनी तो है ही, मतलब हम कह रहे हैं कि चलो ब्लैक मनी इधर या उधर, बट हवाला वाले तो करते हैं मूवमेंट ऑफ मनी हाँ, इधर। मनी मूवमेंट नहीं हो रहा ना। मतलब वही है भी और नहीं भी, ऐसा कह सकते हैं। एक्चुअली एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मनी नहीं है। अक्रॉस द बॉर्डर पैसे नहीं जा रहे। ओके। इन्होंने यहाँ भेजे, उन्होंने यहाँ भेजे, उन्होंने थर्ड कंट्री में भेजे, इन्होंने थर्ड कंट्री से मंगा लिए, तो बैलेंस आउट हो जाता है इंटरनेशनल। फिर आपके पास बड़े इंटरेस्टिंग केस भी है, नीरव मोदी का केस भी आया था, विजय माल्या केस भी आया था। विजय माल्या तो शायद पहले ही चले गए थे, जब तक शायद आपका केस दोनों पहुंचा ही था। पहले भाग गए थे अच्छा। केस आने से पहले। सो ये इतने बड़े जब तैयारी कर रहे होते हैं किसी चीज़ की, मतलब वेल्थ क्रिएशन की हो या फिर कोई, तो हम लोग पहले जैसे लूप होल क्यों नहीं ढूँढ पाते? बैंकिंग सेक्टर में जब लोन लेते हैं, तो बहुत से कंपनी जो हैं अपनी बैलेंस शीट्स को इन्फ्लेट करके दिखाती हैं, ताकि एक ब्राइट पिक्चर नज़र आए। अच्छा, वो बड़ा आदमी नज़र आया। हाँ, बड़ा आदमी नज़र आए, ब्राइट पिक्चर नज़र आए। दूसरे, आप कैसे असेस करेंगे कि हमारा बिजनेस कैसे डेवलप होगा? उसकी फिर पिक्चर दिखाते हैं कि भाई हमारे फंड्स फ्लो सेकंड ईयर में इतने आ जाएंगे, थर्ड ईयर में इतने आ जाएंगे, फोर्थ ईयर में इतने आ जाएंगे, इसलिए हमारी नेटवर्थ इतनी हो जाएगी। तो वो कैलकुलेशंस के मेथड हैं। वो आपने ये दिखा दिया कि हमें सेकंड ईयर में इतना आएगा, जितनी उम्मीद नहीं है उससे ज़्यादा दिखा दिया आपने। अब इसका एनालिसिस करना एक तो मुश्किल भी है, बट पॉसिबल है एनालिसिस करना। तो यहाँ पर कहीं बैंकिंग सेक्टर में जो लोग एनालाइज करते हैं, वो कहीं कहीं किसी किसी केस में वो फेल हो जाते हैं। उनको लोन दे दिया आपने, अब उस लोन को वो डाइवर्ट करते हैं। डाइवर्ट करने के कई तरीके हैं उनके। फिर एक और है कि जब बैंक लोन देता है, तो एक होता है डेट इक्विटी रेशियो। बैंक कहता है कि हमने इतना डेट दिया, तो आप इतने अपनी इक्विटी लगाओगे। ओके। बहुत से बिजनेसमैन क्या करते हैं, वो इक्विटी भी अपनी नहीं लगाते, वो इस लोन को डाइवर्ट करते हैं। सपोज कर लो कि किसी ने 1000 करोड़ का लोन लिया, करेक्ट। बैंक ने कहा कि भाई आप 300 करोड़ की इक्विटी लाओ इसमें। करेक्ट। 300 करोड़ की इक्विटी लाने का मतलब, अब 1000 हो गए, 300 हो गए, 1300 करोड़ हो जाने चाहिए कंपनी में काम करने के लिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, ये 300 करोड़ कहाँ से लाते हैं? वो इन 1000 करोड़ में से लाते हैं। यानी इस लोन को वो डाइवर्ट करते हैं पहले शेल कंपनीज में, करेक्ट। और फिर वहाँ से अपने अकाउंट में लाते हैं, और फिर वहाँ से इसमें पैसे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो आपने क्या किया कि आपने एक्चुअल मनी भी उसमें नहीं लगाई। कुछ लोग ये भी करते हैं, वहाँ से पैसे निकाल के प्रॉपर्टी खरीदने लगते हैं। मूवमेंट ऑफ मनी। मूवमेंट ऑफ मनी फॉर द पर्पस, जिस पर्पस के लिए लोन नहीं लिया। अब क्या होगा अगर आप ऐसा करते हो, तो सर्टेनली आपका बिजनेस फेल होगा। तो एक आई थिंक बॉम्बे का केस था, मुझे कंपनी का नाम ध्यान नहीं आ रहा, डायमंड कुछ कंपनी का नाम था। हैं? नहीं, पुराना केस है ये। इसने क्या किया, जो ऑनर था इसका, इसने लोन अप्लाई किया। मेहुल चौकसी का केस नहीं है? नहीं, ये और है। लोन अप्लाई किया,
लोन सैंक्शन हो गया। लोन अप्लाई इसलिए किया कि मुझे डायमंड्स इंपोर्ट करने हैं फॉरेन कंट्री। सर उन डायमंड्स को इंपोर्ट करने के लिए मुझे पैसे विदेश में भेजना है। दुबई की कुछ कंपनियों को इसने पैसे भेज दिए। लोन होने के इमीडिएटली बाद ये खुद विदेश भाग, दुबई भाग गया। और वहाँ ये कंपनियां जो थी ये इसी ने खुलवाई जिनमें पैसे गए। इंडिया में अपनी कंपनी में अपने सर्वेंट्स लगा दिए, डायरेक्टर वगैरह, और बाहर किसी कंट्री की सिटीजनशिप ले रखी है। मतलब शुरू में प्लान कर रखा था मैं बैंक से जो लोन लूंगा वो वापस देना ही नहीं। तो ऐसे लोग भी हैं। तो अंडरस्टैंड करना उनकी पोजीशन को, उनकी नेटवर्थ को, उनके बिजनेस को, इसके लिए हमारे बैंकिंग सेक्टर में स्ट्रॉन्ग एनालिसिस होना चाहिए। उसकी एक कमी है। और ये पैसे कहाँ से ला रहे हैं अपनी इक्विटी के, एक वो चेक करना जरूरी है। एक मैंने आपसे सवाल पूछा था, एक्स्ट्राडिशन किसे बोलते हैं? एक्स्ट्राडाइट बोलते हैं जिसे, वो किसे बोलते हैं? और उसके मतलब उस जो इसका प्रोसेस होता है, पूरा प्रोसेस है, वो कैसे होता है? सपोज कर लो, जैसे टेक फॉर एग्जांपल विजय माल्या और नीरव मोदी, ये विदेश भाग गए, ठीक है, ये क्रिमिनल हैं, वांटेड है यहाँ के केस में। और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एजेंसीज ने उसको कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर दी, या ईडी ने प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट फाइल कर दी। अब इनको ट्रायल के लिए इंडिया में लाना है। इसके लिए एक रिक्वेस्ट जाएगी थ्रू कोर्ट, इंडियन कोर्ट्स, टू द कंट्री, जैसे यहाँ पे यूके हो गया, उस कंट्री को एक रिक्वेस्ट जाएगी कि भाई इस आदमी को हमारे यहाँ वांटेड है, इस केस में वांटेड है, इसको ट्रायल के लिए यहाँ भेजा जाए। तो उसमें सबसे जरूरी है कॉन्सेप्ट ऑफ है ड्यूअल क्रिमिनलिटी। जिस केस में उसको यहाँ ला रहे हैं वो क्राइम इंडिया में भी होना चाहिए, क्राइम उस कंट्री में भी होना चाहिए। तो पहले तो वो चेक होता है ब्यूरोक्रेटिक कि क्या ड्यूअल क्रिमिनलिटी बनती है या नहीं बनती। अगर ड्यूअल क्रिमिनलिटी बनती है तो फिर वो डिसाइड करते हैं कि हमें वहाँ के कोर्ट में जाना है। अब वहाँ के कोर्ट में उनकी गवर्नमेंट लड़ती है उसको इंडिया भेजने के लिए। यहाँ जैसे विजय माल्या केस में भी वो उस कोर्ट में गए, यहाँ से भी ईडी की टीम भी गई थी, सीबीआई की टीम भी गई थी, और वो वहाँ पर केस चला। उस कोर्ट ने उनको अपॉर्चुनिटी दी, आपको जो कहना कहो, जो एलिगेशन लगाना लगाओ इंडिया के खिलाफ। उसके बाद उन्होंने, ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि भाई ये इसको एक्स्ट्राडाइट करना है या नहीं करना। उसके बाद उसको प्रोविजन है कि उस कोर्ट के खिलाफ वो अपील कर सकता है। फिर तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो गया। सुप्रीम कोर्ट तक, वहाँ के सर्वोच्च न्यायालय जो भी उस कंट्री का है वहाँ तक अपील जाती है, और सर्वोच्च न्यायालय कह देता है कि इसको एक्स्ट्राडाइट करो। उसके बाद फिर ब्यूरोक्रेसी डिसाइड करती है इसको कब भेजना है। जैसे विजय माल्या केस में बहुत साल पहले ये डिसाइड हो चुका है कि इसको लीगल प्रोसेस से भेजना है, लेकिन आज तक वो नहीं आया। बट ऐसा क्यों सर? जब हो गया तो फिर वो डिपेंड करता है कंट्री में। मतलब जब कंट्री ने भी अप्रूव कर दिया, उनकी गवर्नमेंट ने भी अप्रूव, उसकी अगेन दोबारा फिर ब्यूरोक्रेसी डिसाइड करती है। सुना ये है, कंफर्म कुछ नहीं है कि इसने वहाँ असाइलम के लिए अप्लाई किया हुआ है, बट कंफर्म नहीं है ये। तो मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ लूप होल्स हैं, वहाँ भी बड़े लूप होल्स हैं। नहीं, सब कंट्री में लूप होल्स है। मेहुल चौकसी को कहाँ ला पा रहे हैं? उसने वहाँ की सिटीजनशिप ले ली। करेक्ट। एक इनमें से शायद मेहुल चौकसी था, या फिर जिसने खुद की अपना किडनैप प्लान किया था, खुद का ही किडनैप बता रहा है। नहीं, वो एक केस हुआ था, वो एलिज करता था कि मुझे किडनैपिंग इंडियन एजेंसीज ने किया। हाँ राइट, मेहुल चौकसी था। मेहुल चौकसी था। वो ग्राउंड उसने इसलिए लिया था कि ताकि वो इंडिया ना आ सके। ओके सर, अब लास्ट आपका एक बुक भी लिखी है आपने, तो अभी ऐसा नहीं हो सकता है उस बारे में ना बात कर, बिकॉज काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक पे रहा हुआ है बाटला हाउस। तो और मैं इस बात को बिलीव भी करता हूँ कि नैरेटिव बहुत लोगों ने सेट कर लिया अपना, काफ़ी लोगों ने उस बारे में। कुछ लोग कहते हैं कि भाई उसमें काफ़ी लोग ऐसे थे जिन्होंने विटनेस होते हुए देखा था, जो आई विटनेस थे। बिल्कुल सही, मतलब ऐसे ही है, कब आई विटनेस थे, उन्होंने देखा वो केस होते हुए। बट मेरा कहना है कि मेन तो वो है जो डॉक्यूमेंटली आप लोगों ने यहाँ विटनेस किया होगा, आपने जिस तरीके से उसे टैकल किया होगा, बाहर की जनता के कहने से क्या होता है। देखिए, ये जो आप आई विटनेस की बात कर रहे हैं, ये एक अखबार में खबर थी, बिल्कुल सही बात है। और उस अखबार में जो खबर थी वो ये थी कि एक विटनेस था जिसने अपने घर की खिड़की से उस घर के अंदर क्या हो रहा है ये देखा।
नाउ इंटरेस्टिंगली ये जो बिल्डिंग है और ये जो घर, ये 4 फ्लोर की बिल्डिंग है, और ये जो L18 बाटला हाउस है उसके 4th फ्लोर पे घर है। करेक्ट। आसपास की सारी बिल्डिंग 2 फ्लोर की थी। लो राइज। अब 2 फ्लोर की बिल्डिंग विंडो में खड़े होके आप 4थे फ्लोर के उस पे देख सकते हो, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। और उस नैरेशन में जो भी कहा गया वो सारा गलत निकला। सेकेंडली, अगर आपके पास विटनेस था तो आप लाए क्यों नहीं, कोर्ट के सामने क्यों नहीं लाए? Correct. तो ऐसी कई मतलब फैंटेसी स्टोरीज जिसको हम कहते हैं, तो लोग बना लेते हैं कई बार। Right. और दी क्लोज आई न्यूज़, आपने आँख बंद करी और क्या न्यूज़ लिखनी है वो लिख दी। तो इस तरह की न्यूज़ से सडनली अखबार जब लिखता है तो परसेप्शन बनता है। यही मेरा बट लेकिन उसको क्लियर करना ज़रूरी है कि ऐसा पॉसिबिलिटी ही नहीं थी कि उस घर में जो हो रहा है बाहर से कोई देख सके। एग्जैक्टली, तो मेरा भी यही कहने का मतलब है कि न्यूज़पेपर इतनी अथॉरिटी कैसे लेता है कि वो कुछ भी लिख देता है। वो डिपेंड करता है कि न्यूज़पेपर का सच जानने पे कितना कंट्रोल है। क्योंकि आज की डेट में बहुत कम है। वो डिपेंड करता है न्यूज़पेपर टू न्यूज़पेपर। बट एक्चुअली केस में वहाँ हुआ क्या था, जो डॉक्यूमेंटली हम लोग विटनेस करा हो, आप लोगों ने डॉक्यूमेंट में फाइल अप किया हो कि ये हुआ था? कि जब हमारी टीम वहाँ गई, जो फर्स्ट टीम थी उसमें 7 लोग थे। कंफर्म नहीं था कि ये लोग अंदर होंगे या नहीं होंगे, पहली बात। दूसरी बात, ये भी कंफर्म नहीं था ये लोग टेररिस्ट हैं या नहीं है। एक शक था, और स्ट्रॉन्ग शक था, लेकिन स्ट्रॉन्ग शक का मतलब नहीं है कि कोई आदमी टेररिस्ट है। अगर आपने वो एरिया देखा हो तो वेरी कंजेस्टेड एरिया है। राइट, वेरी कंजेस्टेड एरिया, करेक्ट। और अगर वहाँ आप जाओ, पर्टिकुलरली इन पुलिस यूनिफॉर्म, तो मतलब तो इमीडिएटली पीपल विल रिकॉग्नाइज। करेक्ट। अगर सपोज कर लो वहाँ पर वो घर पे नहीं है और आपकी टीम पुलिस यूनिफॉर्म में जाती है या बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के जाती है जो बाहर पहनी जाती है, अंदर नहीं होती, तो एवरीबडी विल नो कि पुलिस आई थी यहाँ पे। एंड देन अगर वो टेररिस्ट है तो आपको कभी नहीं मिलेंगे। अगर उस समय नहीं है तो फिर कभी नहीं मिलेंगे। तो ये टीम प्लेन क्लोथ में थी, स्मॉल आर्म्स के साथ थी। तो पहले एक आदमी ऊपर गया इसमें, उसने वोडाफोन के टाइप बैग वैग लटका रखा था और नॉक किया फ्रंट डोर जो था उसका। सॉरी, नॉक नहीं किया, वो वहाँ गया तो उसे अंदर से आवाज़ें आई, तो ही वॉज कन्फर्म कि अंदर कोई ना कोई है। तो इसने बाकी लोगों को बताया कि भाई अंदर हैं लोग। तो पूरी टीम ऊपर गई, मेन दरवाज़ा बंद था, इन्होंने नॉक किया, कहा भाई पुलिस है खोलो। अंदर से जो आवाज़ आनी थी वो भी बंद हो गई। कई बार नॉक किया इन्होंने, बाई चांस जो 2 दरवाजे थे ऊपर, एक सामने और एक साइड में, साइड के दरवाजे को धक्का दिया तो खुल गए। दरवाजे के अंदर सबसे पहले मोहन चंद शर्मा जो थे हमारे इंस्पेक्टर, वो एंटर हुए, उसके बाद टीम हुई। अब अगर आप देखें उस घर का कि साइड डोर से अगर आप अंदर जाओ तो लेफ्ट में एक बाथरूम था, राइट में इसके जो ड्राइंग रूम जिसको हम बोलते हैं वो था, सामने अगर हम इससे घुसे सामने एक और रूम था, इस रूम के और ड्राइंग रूम के उस साइड पे भी एक रूम था और बीच में किचन थी। तो जैसे ही ये घुसे उधर से फायरिंग हुई, इधर से भी इन्होंने इमीडिएटली रिप्लाई किया। हमारी टीम ने डिफरेंट जगह पे पोजीशन ले ली। उन्होंने दरवाज़ा खोल के भागने की कोशिश की, जिसमें से 2 आदमी इसलिए भाग गए। एक आदमी को वहाँ 2 आदमियों को वहाँ गोली लगी, जो बाद में मतलब ब्रॉड डेड डिक्लेयर हुए। यहाँ जाने से पहले जो हमें हुलिया दिया था आईबी ने, उसमें एक आतिफ नाम लिया उन्होंने, और उसका हुलिया जो दिया वो हुलिया एक आदमी से क्लियर कट मैच कर रहा था वहाँ पर। और प्रोट्रूडिंग टीथ उन्होंने बताए थे, टीथ बाहर निकले हुए। साइड रूम में भी एक आदमी था, उससे भी फायरिंग हुई थी इनकी, क्योंकि सेकंड टीम आ गई थी जिसके पास बुलेट प्रूफ जैकेट भी थी। और फिर एक को बाथरूम से पकड़ा। तो वहाँ पर इंसिडेंट ये हुआ था बेसिकली। काफ़ी एक्टिविस्ट ने तो ये भी एलिगेशन लगाया कि भाई वो थे ही नहीं क्रिमिनल। नहीं, वो तो बाद में प्रूव हो गया। हाँ, मतलब अल्टीमेटली एविडेंस एलिगेशन आ तो गए ऐसे जो है। उनके, हाँ। फॉर एग्जांपल उनके जो लैपटॉप था और मोबाइल था उसमें जो एविडेंस मिले, एविडेंस गुजरात में जब ब्लास्ट हुए थे तो उसमें एक वीडियो एंड फोटो भी मिली कि जितने बॉम्ब फटे थे
फटने से पहले वो बॉम्ब इन्होंने IM की शेप में रख रखे थे और पीछे एक पर्दा लगा रखा था, गुजराती में उसमें लिखा था इंडियन मुजाहिदीन अहमदाबाद। नाउ ये फोटो किसके पास हो सकता है, वीडियो किसके पास हो सकता है कि बॉम्ब जो फटे नहीं है, फटने से पहले उनके पास, और इनके पास उसकी वीडियो है। इसी तरह से वहाँ पर हॉस्पिटल्स में कार लगाई गई थी, कार में बम लगाए गए थे। पर्पस ये था कि जब हॉस्पिटल में लोग एडमिट होंगे तो वहाँ भी ब्लास्ट होगा। तो उस कार में एक्सप्लोड करने से पहले की वीडियो, बम लगाते हुए की वीडियो, ये और किसी के पास नहीं हो सकती। जयपुर में साइकिलों पे बम रखे गए थे, तो एक साइकिल में बम रख के वीडियो बनाया हुआ है। बम भी ब्लास्ट हो गए तो किसी के पास हो नहीं सकता, इन्हीं के पास होगा। फिर इनके पास इंडियन मुजाहिदीन के वो जो इन्होंने चिट्ठियां भेजी थी उसकी भी कुछ क्लिप्स मिली वहाँ पर। बहुत सारे सॉन्ग्स मिले जिसपे लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। किताबें मिली, जैसे किताब थी मैदान पुकारते हैं, उसमें अफ़गानिस्तान की स्टोरी दी हुई है कि भाई जो जो जिहाद के लिए जाते हैं उनको भगवान भी मदद करता है, अल्लाह भी मदद करता है, और बड़े इंसिडेंट दिए हुए थे उसमें। तो इस तरह से मोटिवेशन की चीज़ें थी। तो ये एविडेंसेस इनके थे, और कुछ इनके और मूवमेंट भी थे। बाद में एक्सप्लोजिव कहाँ से लाए वो कनेक्ट हुए, बॉल बेयरिंग कहाँ से लाए वो कनेक्ट हुए। तो सफिशिएंट एविडेंस निकले इन पे। इवन एक डर्मल नाइट्रेट टेस्ट होता है कि अगर कोई आदमी फायर करता है तो उसके हाथों में जो है गन पाउडर लग जाता है। तो जब इनके पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल में ले गए एम्स में, तो वहाँ पर उनका हैंड वॉश लिया गया, डॉक्टर्स ने लिया। तो CFSL ने कंफर्म किया कि उस पे गन पाउडर रेजिड्यू है। सो दैट आल्सो कंफर्म कि उन्होंने फायरिंग की है। तो एविडेंसेस के हिसाब से दैट्स व्हाई कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया। और जो लोग भागे थे दोनों कन्विक्ट हुए, बाद में पकड़े गए और कन्विक्ट हुए। ओके सर, तो ये ऐसे एक्टिविस्ट कहाँ से आते थे इतना स्ट्रॉन्ग ओपिनियन लेके आते हैं कि यार ये तो थे ही नहीं क्रिमिनल? सी उस समय अगर आप देखो ना, थोड़ा पॉलिटिकल माहौल, चार स्टेट्स में इलेक्शन होने वाले थे। करेक्ट। एंड 2009 में पार्लियामेंट इलेक्शन होने वाले थे। तो कुछ लोग होते हैं वोट बैंक पॉलिटिक्स खेलते हैं। ओके। उन्हें कंट्री से मतलब नहीं है, उन्हें वोट बैंक से मतलब है। दे स्टार्टेड सेइंग कि भाई एक कम्युनिटी के साथ जाती हो रही है। कम्युनिटी कहाँ है? जो टेररिस्ट है वो टेररिस्ट है, वो किसी भी कम्युनिटी का हो सकता है। बट इसमें सर आप लोगों की इमेज और सब कुछ जो दाव पे लग जाता है। आपने इतना बड़ा जो ऑपरेशन था वो कंप्लीट किया, और ऊपर से क्या हुआ, आप पे एलिगेशन लगने शुरू हो गए। ठीक है, बट आप देखो ना, उसके बाद ये पकड़े गए, डिफरेंट एजेंसीज ने पकड़े, बम्बई पुलिस ने पकड़े, गुजरात पुलिस ने पकड़े, और लोगों ने पकड़े, एंड इंडियन मुजाहिदीन खत्म हो गया। आप ये देखिए कि दिल्ली के बाद इंडियन मुजाहिदीन ने ब्लास्ट नहीं किया। फिर अगर वो थे नहीं तो फिर ब्लास्ट क्यों रुक गए? उससे पहले आप देखिए दिल्ली में 13 सितंबर को हुए, गुजरात में 26 जुलाई को हुए, जयपुर में 13 मई को हुए। मतलब एक के बाद एक ब्लास्ट हो रहे हैं। नहीं, मेरा मेरा कहने का मतलब है पुलिस तो अपना काम कर रही है, अगर उस पर भी एलिगेशन लगाओगे तो फिर कैसे चलेगा? देखो, बट एक लीगल सिस्टम है, एक जुडिशियल प्रोसीजर है। जो इन्वेस्टिगेशन किया, जो एनकाउंटर होता है, उसका इन्वेस्टिगेशन जो टीम एनकाउंटर करती है वो नहीं कर सकती। ओके। तो उसका एनकाउंटर इस केस में क्राइम ब्रांच ने किया, सॉरी, इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच ने किया, और क्राइम ब्रांच ने वो रिपोर्ट कोर्ट को सबमिट की। कोर्ट ने वो रिपोर्ट एक्सेप्ट की। NHRC ने अपनी इंक्वायरी की। NHRC की रिपोर्ट क्लियरली कहती है कि एनकाउंटर जेन्युइन है, जिसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। हाँ, हाई कोर्ट ने भी उस रिपोर्ट को माना, फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी उस रिपोर्ट को सही माना। तो जुडिशियल प्रोसेस ने एक्सेप्ट किया कि जो इंसिडेंट है वो हुआ है, एनकाउंटर जेन्युइन है। उसके बाद एक एलिगेशन ये लगाया गया था, मौके से लोग भाग ही नहीं सकते। अच्छा, वो भी एलिगेशन लगाया था, बट हमने ट्रुथ पे स्टिक किया जो भी था। बाद में वो दोनों लोग पकड़े गए और दोनों लोगों को सजा हुई। तो वो इंडिकेट करता है कि भाई जो भी स्पेशल सेल कह रही थी वो विंडिकेट हुआ उसमें। बट सर्टेनली एक जो ऑफिसर्स हैं जो मौके पे काम करते हैं, हमारे एक ऑफिसर की डेथ हो गई उसमें, मोहन चंद शर्मा की, दूसरे ऑफिसर की फ्रैक्चर हुआ,
एक और ऑफिसर थे, उसके या गोली लगी बट उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी, सेकंड टीम में था वो हमारी। तो कुछ भी हो सकता है वहाँ पर एनकाउंटर में, किसी को भी गोली लग सकती है। एंड उस केस में झूठे एलिगेशन लगा देना बड़े स्ट्रेंज है। कुछ हमारे एक्टिविस्ट हैं वो एक्चुअली एग्जामिन नहीं करते, एग्जामिन करते करें। वेरीफाई नहीं करते, एलिगेशन लगाना शुरू करते हैं। एक ग्रुप ने तो, जो मैं कहूँगा कि एजुकेटेड लोग भी थे उसमें कुछ, मतलब वहाँ पर एक अदालत लगाई बाटलाउस एरिया, अच्छा, और कॉमन लोगों के एविडेंस लिए वो क्या बताएंगे? जिसने एनकाउंटर नहीं देखा, जिसने कुछ पता नहीं है किसको, वो कुछ भी बोलता रहे, उसकी वैल्यू क्या है? करेक्ट। तो एक मेरा व्यू है, मैंने अपनी किताब में भी लिखा है कि हमारे देश में एक नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए टेररिज्म के ऊपर। अगर टेररिस्ट के फेवर में कोई बोलता है विदाउट एविडेंस, तो उस पे भी केस होना चाहिए, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो कोई भी हो। ये थोड़ी है कि आप बिना बात की एलिगेशन में डाल रहे हो। सर कभी ऐसा होता है ड्यूरिंग द सर्विस आप पे भी ऐसा हो कि कभी हेल्पलेस फील किया हो? बिकॉज कभी कभार अगर ऐसी चीज़ें आपके पाइल होती रहेंगी तो फिर तो आप कभी हेल्पलेस ही फील करोगे। देखिए, हेल्पलेस तो फील करना नहीं चाहिए, और ना मैंने तो कभी किया नहीं, क्योंकि जब हमारी टीम ने सही काम किया है, नहीं मैं इस केस की बात नहीं कर रहा, मैं तो जनरली, हाँ जनरल बात कर रहा हूँ। किसी भी केस में ना, आप अगर अपने व्यूज़ को फोर्सफुली रखते हैं, अपने एविडेंसेस को फोर्सफुली रखते हैं, तो लोग एक्सेप्ट करते हैं। तो अपना होमवर्क एक गवर्नमेंट सर्वेंट को पूरा करना चाहिए। होमवर्क जब आप पूरा करेंगे, आपके पास एविडेंसेस होंगे, आप उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं लोगों के पास, आप जस्टिफाई कर सकते हैं। अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे तो आप कहते हैं, नहीं जी मैं ठीक बोल रहा हूँ, कौन मानेगा आपकी बात? हाँ। सर आपने दिल्ली पुलिस में जब आप थे तो आपने एक सिटी वाइज सर्वेलेंस भी किया था, ऑफ विच व्हाई दैट वाज नेसेसरी? फिर जब कॉमनवेल्थ हो रहे थे, तो हमें एक सिक्योर दिल्ली का कॉन्सेप्ट है। तो जितने भी उस समय जितने भी स्टेडियम्स थे, एक तो उनको मॉनिटर करना था कि उनके अंदर कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो जाए, कोई आदमी ना आ जाए, गलत आदमी ना आ जाए। तो उसके लिए सब स्टेडियम में कैमरे लगाए गए, और कुछ और जगह भी कैमरे लगाए गए, जैसे मार्केट्स में भी कैमरे लगाए गए। अब इन कैमरों की जो मॉनिटरिंग है, वो एक सेंट्रल प्लेस पे होनी चाहिए। तो एक तो वो ज़रूरी था। तो इसलिए हमारे पुलिस हेडक्वार्टर में एक सिस्टम लगाया गया कि सारे जितने भी स्टेडियम हैं, वहाँ पर जो कैमरे लगे हुए हैं, वो हमारे यहाँ से नेटवर्क में कनेक्टेड होंगे। किसी भी कैमरे को हम देख सकते हैं किसी भी टाइम। सेकेंडली, पुलिस ऑफिसर्स की लोकेशंस का भी सिस्टम है कि कौन पुलिस ऑफिसर कहाँ मौजूद है, वो भी उसमें वो सिस्टम लगा हुआ है। तो जितनी ड्यूटी पे लगे थे, उनकी पोजीशन हमें मालूम थी कौन कहाँ लगा हुआ है। तो एक सिक्योरिटी का एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए, लोगों को ये शो करने के लिए कि भई हमारा सिस्टम फुल प्रूफ है। अगर कोई आदमी स्टेडियम में घुसने की कोशिश करेगा, वैसे तो घुस नहीं सकता, क्योंकि पूरा चेकिंग थी। अगर फिर भी कोई एंटर कर जाए तो हम उसको चेक कर सकते हैं। मार्केट्स वगैरह में अगर कोई आदमी गलत काम करने की कोशिश करता है, उसको हम कैप्चर कर सकते हैं और फिर वो पकड़ा जा सकता है। तो इसलिए सिटी वाइज़ सर्विलेंस सिस्टम की बहुत ज़रूरत है किसी भी सिटी में। उस समय जो लगाया गया था, वो पर्टिकुलर प्लेसेस के लिए लगाया गया था। बाद में उसमें ये प्रोविज़न भी था कि हम पूरी दिल्ली को भी कवर कर सकते हैं। तो और जगह भी कैमरे लग रहे हैं, तो बाद में इम्प्लीमेंट भी हुआ। इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। सर टुवर्ड द एंड मैं तो मुझे ये बोला, आपने आप काफ़ी फिलोसफी किताबें पढ़ते हैं, तो ऐसा कौन सी फिलोसफी जिसे आप बहुत फॉलो करते हैं? फिर मैं कहूँगा जो भारत के दर्शन हैं, और उससे जो फ़िलॉसफ़ी, उपनिषद से फ़िलॉसफ़ी निकलती हैं, उसमें बहुत वेरिएशंस हैं। और ऐसा भी टाइम क्यों हुआ, मतलब अब आप क्यों इतना इंक्लाइंड इससे जनरली अभी नहीं, पहले से एक थॉट प्रोसेस है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ? एट द एंड दिस इज द रियलाइजेशन। हाँ, एंड मेरी हॉबी रही है ये, लाइक जैसे मैंने बताया कि मैं रिलीजियस बुक्स पढ़ता था जब बीमार पड़ गया था। उस समय मैंने इवन जब मैं कॉलेज में था, सेकंड थर्ड ईयर में, मैंने आचार्य रजनीश की ऑलमोस्ट सारी किताब पढ़ डाली थी। ओके। तो जितने भी लोग फिलॉसफी की बात करते थे, मैंने उनकी किताबें पढ़ी हैं। एंड एक चर्निंग ज़रूर दिमाग में रही है कि भई है क्या ये?
अभी फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात कर रहा था मांडुक्य उपनिषद ना, मांडुक्य उपनिषद में केवल 12 श्लोक हैं, एंड उस 12 श्लोक पे उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि भाई ऑन द बेसिस कि जो हम एक्सपीरियंस करते हैं कि वेकिंग स्टेट है हमारी, देन ड्रीमिंग स्टेट है, देन स्लीपिंग स्टेट है। जो ड्रीम ले रहा है वो कौन है, ड्रीम के बाद वो कहाँ चला जाता है, तो ड्रीम वर्ल्ड कहाँ से आता है, कहाँ चला जाता है? क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ये जो है ये भी ड्रीम हो किसी और स्टेट के लिए? तो उसको बोलते हैं चौथी स्टेट, तुरीय स्टेट, जिसको ब्रह्मन भी बोलते हैं। अब ये भी एक सोचने की बात है कि भाई अगर ड्रीम स्टेट एग्जिस्ट करती है और वो ख़त्म हो जाती है, उसमें मैं कौन हूँ? मैं हूँ वो मैं ये मैं से डिफरेंट है, तो क्या ये मैं भी एग्जिस्ट नहीं करता? करेक्ट। तो उस 12 श्लोक में उन्होंने वो एक्सप्लेन किया है, हालांकि उसके ऊपर गॉडपाद ने कारिका लिखी है, बहुत लंबी चौड़ी 4 अध्याय लिखे हैं, और शंकराचार्य जी ने उसको एक्सप्लेन किया है। इसी तरह से और हमारे कॉन्सेप्ट है तो अद्वैतवाद के ऊपर है, फिर विशिष्ट अद्वैत है, फिर द्वैतवाद है। हमारी फिलॉसफी बड़ी बहुत वाइड रिच है। रिच है। अगर आप सांख्य योग ले लो तो वो ईश्वर में विश्वास नहीं करते, हालांकि वो वेद में विश्वास करते हैं। तो आप पातंजलि योग दर्शन ले लो, वो कहते हैं भी आप ऐसा प्रैक्टिस करो आपको रियलाइजेशन हो जाएगा। तो मेथड भी बताते हैं कि अगर आप ये पाथ फॉलो करोगे रियलाइजेशन मिल जाएगा। तो हमारी जो रिच फिलॉसफी है उसके पढ़ने से मतलब आपको बहुत सी चीज़ मिलती है। ऐसे आचार्य रजनीश के ऊपर आपने जो पढ़ा था वो क्या ऐसा इन्फ्लुएंशियल लगा उनके बारे में? सी आचार्य रजनीश की क्वालिटी ये थी कि एक तो उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग थी वेरियस सब्जेक्ट्स के ऊपर, चाहे आप जैसे बुद्धिज़्म ले लो, कबीर के ऊपर ले लो, बहुत डीप रूटेड थी ठीक उनकी है, इन्फॉर्मेशन। गुरु नानक जी के ऊपर ले लो, किसी भी फिलॉसफी को उठा लो आप, उसने बड़ी डीप स्टडी की। सेकेंडली उसके जो एग्जाम्पल्स, वो एग्जाम्पल्स बड़े वेरिड होते थे, एंड ही इज़ वेरी लॉजिकल। तो एक उसको पढ़ने से है ना, एक आपका थोड़ा सा क्रिटिकल माइंड बनता था उसके ऊपर जो है। बिफोर क्लोजिंग दिस सर, एनी थॉट व्हिच यू वांट टू गिव टू एनी ऑफ द दीज, आजकल एक नई जनरेशन आपको दिखती होगी काफ़ी स्क्रॉलिंग पे रहती है, फ़ोन पे रहती है, बहुत लूज एंड से जेन ज़ी बोलते हैं। एनी एडवाइस बिफोर क्लोजिंग दिस यू वांट टू गिव टू देम? ये एडवाइस यही होगी कि लाइफ में कोशिश करें कि सत्य का साथ दें, और जो अपनी ड्यूटीज़ हैं उसको पूरा करें। कई बार पुलिस में मैं अपने ऑफिसर से कहता था कि आज आप इस साइड पे हो, कल आप दूसरी साइड पे होगे। जब आप दूसरी साइड पे होगे तो किस तरह का बिहेवियर आप एक्सपेक्ट करते हो, दैट बिहेवियर यू शुड गिव टू अदर्स। अगर हम ये गवर्नमेंट सर्वेंट में सर्विस में पर्टिकुलरली अगर लोग ये समझें कि वी आर ऑन दिस साइड ऑफ फेंस टुडे, वी कैन बी टुमारो ऑन अदर साइड ऑफ फेंस, व्हाट इज राइट दैट शुड बी डन। Thank you so much, sir. Thank you for being on our show, Behind the Bad Stories. थैंक यू। Thank you, sir. Nice.